नमस्कार। कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज इस बड़ी बहस में इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारी मीडिया की क्या भूमिका है। हम कहने को तो कोरोना योद्धा हैं और पब्लिक स्वीकार भी कर रही है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? क्या वाकई में एक कोरोना योद्धा का फर्ज हम निभा रहे हैं? कई तरह के ऐसे सवाल हैं जिस सवालों को लेकर लोग मीडिया पर भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम दिखाना क्या चाहते हैं। डॉक्टर के पास पीपीआई किट नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जो मजदूर प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं उनकी व्यथा को हम नहीं दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं मरकज कितने गांव-गांव तो कहां तक वो फैलाए बीमारियों को, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। हम उससे भी बात नहीं बनती है तो भारत पाकिस्तान में पानी बंद किया जा रहा है, तो पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना को संभाल नहीं पा रहा है पाकिस्तान। कई इस तरह के नैरेटिव चलाने की कोशिश चल रही है मीडिया के द्वारा। हम लोग भी उस नैरेटिव में शामिल हैं। तो क्या वाकई में इस तरह से ये चीजें सामने आएंगी? ये बड़ी बात है। और हम जा कहाँ रहे हैं? हमारे पास देखिए, मीडिया के पास जो ढाल है, जिसके सहारे हम रिपोर्टिंग करते थे, या जिस मनोबल के सहारे या जिस नैतिक बल के सहारे हम पत्रकारिता करते थे, वो था पब्लिक ओपिनियन। सबको डर लगता था, पदाधिकारी को भी डर लगता था, नेताओं को भी डर लगता था कि भाई ये इस पत्रकार के अगर कुछ खबर दिखा रहा है तो मेरा पब्लिक ओपिनियन बिगड़ सकता है। लेकिन आज हम पब्लिक ओपिनियन बनाने की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पैनल में देश के कई जाने माने पत्रकार शामिल होंगे, कई पुराने पत्रकार भी हमारे साथ शामिल होंगे जिनका एक लंबा कैरियर रहा है पत्रकारिता से जुड़े हुए। लेकिन हम शुरुआत रवीश जी से करेंगे। हमारे साथ रवीश जी जुड़े हैं। नमस्कार रवीश जी, क्या हाल चाल बा? हमार तो तनी ठीके बा, लेकिन लोग के नहीं ठीक। हमनी के जो मीडिया में बानी सन ओकर तो हाल तो और ही ठीक नहीं है। और आपने जो अभी कह रहे थे तो उस संदर्भ में अगर हम जवाब दी तो बहुत खराब हाल बा। और जब एक बार मीडिया के हाल खराब हो जाला तो रउआ देखी कि आम आदमी की आवाज खत्म हो जाला। और आम आदमी की अगर आवाज ए बेरा खत्म हो जाए तो ऐश करे वाला तो वही 50-60 को बड़ा सन, ओकनिए के बोलेरो पे घूमे वाला बड़ा सन, तो ओकनिए के ऐश होता। ओकनी के मजा बा, खाली मीटिंग करता रहसन, फोटो लेके पोस्ट कर देता रहसन, काम हो जाता। लेकिन जनता, अस्पताल, डॉक्टर सब देख रहा है कि क्या हो रहा है। संतोष जी, रवीश जी, ये जो हम लोगों के पास ढाल क्या था, मतलब हम लोग जो नेता ब्यूरोक्रेट हो या मंत्री हो जिनके सामने सवाल करते थे, एक भरोसा रहता था कि जनता हमारे साथ है, या जनता का भरोसा रहता था कि ये हमारी बात उन लोगों तक कर रहे हैं जहां तक हमारी पहुंच नहीं है। कई तरह की चीजें बदली है इस पत्रकारिता के दौर में। कोरोना जैसे संकट में हम जिस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं, शराब की दुकान खुलवा रही है सरकार और आप सवाल कर रहे हैं जनता से कि भाई देखिए पॉकेट में पैसा, कहते हैं पैसा नहीं है, कि शराब खरीदने के लिए इनके पास पैसा है, ट्रेन में जाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। जनता से जो ये सवाल करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, विपक्ष से सवाल करने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है मीडिया में, कहां जाके ये थमेगा? क्या लगता है कि क्या होगा इस स्थिति में? संतोष जी, एक पूरी प्रक्रिया के तहत 2014 के बाद से पहले जनता को एक खास तरह के समूह में बदला गया और उस जनता के बीच लगातार वैसे पत्रकार जो सवाल उठा सकते हैं या उठा रहे थे अपने संस्थानों में, उनको कई तरीके से बदनाम किया गया। जैसे मुझे लोग नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी वो व्हाट्सएप का मीम देखकर जानते हैं कि मैं कोई नक्सल हूं, या मैं कोई एंटी हिंदू हूं, या मैं कोई कुछ हूं। तो इस तरह की धारणाएं बना दी गई और उन लोगों ने और उनको कहा गया कि आप इन्हें मत सुनिए, आप उनको सुनिए जो धर्म के नाम पर नौटंकी करते हैं, जिनका काम है सरकार के वो हर चीज को। आजकल देश में मीडिया का काम हो गया है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसको तरह तरह से सही साबित करना, वो जो कह रहे हैं सही, सब सही कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति के पीछे वो महत्वपूर्ण बने हुए हैं
अभी आप देखिए कि लाखों मजदूर, हम तो अपने कैमरे में या आप अपने कैमरे में चलते हुए 100 को ज्यादा से ज्यादा दिखा सकते हैं, लेकिन आप इसी वक्त लोग मुझे वीडियो भेज रहे हैं नासिक और से भिंड जाने वाले रास्ते पे एक व्यक्ति चल रहे हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रक चल रहा है और उसमें मजदूर जो है गर्मी में लदाए जा रहे हैं, बिना खाए पिए हकासल पियासल जा रहे हैं। उनसे 3-3 हजार रुपए भी ट्रक वालों ने लिए हैं, लेकिन उसको छोड़ के क्या हो रहा है। 2 दिन पहले 16 मजदूर ट्रेन से कट गए, लेकिन जब आपके भीतर जनता के बीच खून सूख गया है तो मीडिया सिरिंज डाल के देख रहा है कि इसके बीच में कहीं और खून बचा है जिससे हम सरकार के लिए कोई नई वाहवाही लिख सकें। तो आज आप देखिए कि क्या हुआ कि कोई चैनल है अंग्रेजी का, उसने सर्वे किया है कि प्रधानमंत्री की रेटिंग बढ़ गई है। वो कोई 79% हो गई है 71% से, या 71% हो गई है। इस वक्त कोई चुनाव नहीं है संतोष जी, इस वक्त जनता सड़क पर है, उसकी तकलीफ है, इसी सबको दूर करने के लिए सरकार चुनी जाती है। लेकिन सर्वे हो रहा है कि इन मजदूरों का दृश्य दिखाकर आप ये मत बताइए कि इनकी लोकप्रियता चली गई। देखिए इसमें हो क्या रहा है, मतलब ये बताया जा रहा है हम या आप या अजीत अंजुम या कोई भी जो मजदूरों की व्यथा को दिखा रहे हैं उसको डीलेजिटिमाइज किया जा रहा है। इसका मतलब ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है। वहां देखिए 79% लोकप्रियता, उनकी रेटिंग बढ़ गई है प्रधानमंत्री की। और इसको ट्वीट कौन कर रहा है? इसको ट्वीट कर रहा है रेल मंत्री पीयूष गोयल। कम से कम शोक की स्थिति में होते, अगर उन्हें यह भरोसा हो गया है। इसको ट्वीट कर रहे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। उनके पास ये फुर्सत है, कम से कम उन्हें भी इस बात को लेकर संकोच होना चाहिए कि इस वक्त हम रेटिंग को लेकर या लोकप्रियता को लेकर ट्वीट ना करें। अगर जनता इन सब बारीकियों को नहीं समझ रही है तो वो किस खाई में जा रही है, इसका एक उदाहरण उसने देख लिया कि लाखों की संख्या में मजदूर जिनके व्हाट्सएप पर 5 साल से लगातार फर्जी बातें पहुंचाई जा रही थी धर्म का सहारा लेकर। धर्म में तो यही सिखाया गया है कि आप सत्य के साथ होंगे, लेकिन धर्म के नाम पर कितना तरह का प्रोपेगेंडा इस देश में हो रहा है और जिसकी वजह से नागरिक बोध समाप्त कर दिया गया, सवाल समाप्त हो गए। अधिकारी इसलिए आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसे लगता है कि सुन के क्या करेगा, वो चुनाव में जीतेगा। तो क्या हुआ, आपने ही पोस्ट लिखा था कि ठीक है चुनाव में जीतते रहे, लेकिन इस वक्त जनता प्यासी है। तो इस सरकार का दरवाजा खटखटाना मीडिया का, समर्थकों का या हर किसी का कर्तव्य बनता है ताकि वो लोगों को पानी पिलाए, मरे नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में आप मुझे ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 79% बढ़ गई है, हो गई है, 100% हो जाए। उनकी लोकप्रियता ही, व्यक्तिगत लोकप्रियता ही इस देश का सबसे बड़ा संकट है कि हम हर वक्त वो मीटर लेकर नाप रहे हैं। तो मीडिया ये गेम खेल रहा है, वो लोगों को लगातार आश्वस्त कर रहा है कि भीड़ के इस पाले में रहिए। जनता ने विपक्ष को सुनना बंद कर दिया है, तो जनता ने ऐसा करके कुछ सोचा होगा, विपक्ष को हम नहीं सुनेंगे, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। तो एक तरह से अहंकार बोध जो सत्ता में दिख रहा है वो इन्हीं सब प्रक्रियाओं के तहत दिख रहा है। लेकिन मिला क्या संतोष जी, आप 6 साल का ही हिसाब देख लीजिए कि आप सिर्फ फोटो खिंचवा रहे थे दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के साथ। उन बड़े देशों में जाकर देखिए, इंग्लैंड की बात बताता हूं, वहां एक रेस्तरां चलाते हैं, तो उनके जितने भी कर्मचारी हैं उनकी 80% तनख्वाह जो है वो सरकार दे रही है। आप जिनके साथ फोटो खिंचाकर गांव में बता रहे थे कि आप उनके जैसे बन गए, आप 10 दिन या 20 दिन भी नहीं संभाल पाए अपनी अर्थव्यवस्था को। अभी आपने किसी को दिया नहीं है कुछ भी, 50,000 60,000 करोड़ ही ज्यादा से ज्यादा खर्च किया है, अभी राज्यों को भी नहीं दिया है आपने। तो आपकी अर्थव्यवस्था की ये जो पूरा ढिंढोरा, फ्रॉड, प्रोपेगेंडा एक तरह से बनाया गया था, वो 1 हफ्ता, 1 महीना, 40 दिन, 47 दिन नहीं टिका। आपने अभी तक किसी को पैकेज अनाउंस नहीं किया, क्या देंगे, किसको देंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। और ये अप्रैल का महीने की सैलरी का सब इंतजार कर रहे हैं। तो किसी को सैलरी मिली है, नहीं मिली है, लोग नहीं कह रहे हैं, ठीक है, वो उनका विश्वास नहीं है खुद में। अब वो जनता नहीं रहे ना, अब वो अगर हर चीज वो धर्म के पैमाने से देखेंगे, एक व्यक्ति की लोकप्रियता के पैमाने से देखेंगे, तो फिर
वो अपनी उनको सैलरी नहीं मिली है और अगले महीने भी ऐसा कोई क्रांति नहीं होने जा रहा है कि मिल जाएगी। तो इस वक्त जो स्थिति आई है अर्थव्यवस्था की, वो बहुत ही विकट है। तो इस मोर्चे पर पूरी तरह से फेल रहे। आप अमेरिका में देखिए 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। इस देश में बेरोजगार कितने हुए ये संख्या नहीं बताई जाती है, लेकिन यह जरूर बताई जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग 79% हो गई है। तो अगर हमने यही रास्ता चुन लिया है सबने मिलके, और इस रास्ते से उन्हें कोई फायदा हो रहा है, फायदे का नाम यह है कि हमारी जीडीपी 0 पर पहुंच गई, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, बल्कि हर बात के जवाब में यह कहा जा रहा है कि उनको कोई हरा नहीं सकता है। तो क्या उनको बनाए रखना यही सबसे बड़ी चुनौती है? यही सवाल है। अभी तो कोई चुनाव हो नहीं रहा है, फिर उन्हें जिताया किस लिए गया था? जिताया तो इसी के लिए गया था ना कि आप इन कामों को देखेंगे। तो हमारा जो मीडिया है वो अब जनता का मीडिया नहीं है। जनता को समझ लेना चाहिए, वो अभी भी बहुत भोली है। जब परेशान होती है तो कहती है मीडिया कहां है। अरे भाई, जब मीडिया कहीं नहीं था तब आपको नजर क्यों नहीं आया कि मीडिया कहीं नहीं है? और टेलीविजन मीडिया का एक कैरेक्टर रहा है संतोष जी, वो हमेशा से मजदूरों के विरोध में रहा है। इसीलिए मजदूरों को गुलाम बनाने वाले, उनकी चमड़ी से खून निकालने वाले जितने भी कानून बनते हैं, उसकी सबसे पहली वाहवाही टेलीविजन चैनलों पर होती है और अंग्रेजी के अखबारों में होती है। अब मजदूरों को यह तो पता नहीं है, उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, कोई विकल्प नहीं है, तो चलो जो मिल रहा है वही हम लेंगे। लेकिन कितना अपमान हुआ बिहार के मजदूरों के साथ, कितना अपमान हुआ आप बताइए कि उसे धक्के देकर लात मार के उस तरह से सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया और जगह जगह उन्हें खोजकर उन्हें पिटवाया गया, बिहार के मजदूरों को, यूपी के मजदूरों को। तो किसी ने कोई सवाल नहीं किया। कोई सवाल करने जाइए, नहीं इनको कोई नहीं हरा सकता है, नीतीश जी को कोई नहीं हरा सकता। भाई तो कोई जिता के ही तो भेजा है, तो क्या चुनाव के बाद सारे अखबार और टीवी बंद कर दिए जाने चाहिए? फिर हम और आप क्या करेंगे? फिर आप लोग बताएं कि क्या करना चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि जो अब तक की जो तालाबंदी की स्थिति रही है वो आप इसलिए गए क्योंकि तब आपने कुछ नहीं किया था। अब आप तालाबंदी में गए तो अभी भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी भी आपने मेडिकल तैयारियों को इतना दुरुस्त नहीं किया है कि आपको भरोसा हो सके कि वहां जाने पे चीजें पूरी तरह से लैस हैं। आप दुनिया के अखबारों में देखिए, यूरोप में, मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, आप अमेरिका में देखिए, डॉक्टरों की टीम रिसर्च कर रही है, हर हफ्ते रिसर्च दे रही है। आपको पता है, या पीएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को पता है कि यूरोप में अभी तक जितने डॉक्टरों की स्टडी हुई है उनमें से ज्यादातर वो मरे हैं जो इंटेंसिव केयर के एक्सपर्ट नहीं है। और क्यों नहीं? जो इंटेंसिव केयर के एक्सपर्ट हैं, जो एनेस्थेसिया का काम करते हैं, वो क्यों नहीं उस तादाद में संक्रमित हुए? उसका एक कारण है कि जो आईसीयू है वहां पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया गया है। नेगेटिव प्रेशर क्या होता है आप जापान में पता कीजिए, हांगकांग में पता कीजिए, ताइवान में पता कीजिए। बड़े बड़े एग्जॉस्ट से उस जगह की हवा को खींचकर निकाल दिया जाता है। हवा वहां ठहरती नहीं है। जो आईसीयू है, एक तरह का आईसीयू में जब आप जाते हैं तो गैस चैम्बर है, तो डॉक्टर भी जाने से डरता है। तो इन सब चीजों पे बहस नहीं हो रही है। तो लोगों का ध्यान किस पर जाता है? आप मेरे बारे में मुसलमानों से जोड़कर कोई झूठा अफवाह उड़ा दीजिए, लोगों का तुरंत ध्यान जाता है। हमारे चैनल पे एक खबर चली, जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकवादियों को मारा। अब उसको फोटोशॉप करके मेरी तरफ फोटो लगा के बोल रहे हैं उसमें कि मैं बोल रहा हूं कि सेना ने 5 नागरिकों को मारा, आतंकवादियों को नहीं मारा, है ना? जबकि मैंने ऐसा नहीं बोला। इसमें लोगों का दिमाग ज्यादा जा रहा है। तो लोगों को खत्म कर दिया गया है एक तरह से, ये आईटी सेल का प्रोपेगेंडा एजेंडा लगाकर। एक पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ इस 5 साल में, वो आईटी सेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब आप सो रहे होते तब भी आपके खिलाफ इस तरह के जहर लोगों में भरा जा रहा होता है, तब आप क्या कर लेंगे फिर? तो इसीलिए यह आज हम और आप देख के जिसको तकलीफ हो रही है, जो पत्रकारों को जो संवेदनहीनता आई है, वो सारे सवाल खत्म हो गए। और आज के दिन मुझे मंत्रियों का ये ट्वीट करना कि 79% रेटिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुझे अश्लील लगता है। 2 दिन पहले लोग मरे हैं और अभी भी आपने 47-48 दिन गुजर जाने के बाद ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया है
जिससे हम आश्वस्त हो सके कि चलिए, तब ध्यान नहीं गया, अब ध्यान गया है तो अब आप कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ 3 लाख लोगों को आप लेकर गए, 1 करोड़ लोगों को रेलवे ढो सकती है एक दिन में, और अभी तक आप 3 लाख को बड़ा प्रचारित कर रहे हैं। ऐसे कितनी खबरें मैं गूगल से निकाल के दिखा दूंगा कि आपने अपनी रैलियां करने के लिए कितनी ट्रेनें हायर की और कितने लोगों को हजार हजार बसों को जुटाकर एक पार्टी लोगों को ले गई वहां पर बड़ा सा हुजूम दिखाने के लिए। तो अगर यही महत्वपूर्ण है कि 79% उनकी रेटिंग हो गई है, तो छोड़िए, लोगों को भूखे मरने दीजिए, हम लोग भी दिखाते हैं, हम 10% और जोड़ देते हैं अपनी तरफ से कि 90% रेटिंग हो गई है, और इसी का जश्न मनाया जाए। संडे को बालकनी में चल के आज शाम को थाली लेके पीटा जाए। यही तो हुआ है, थाली पिटवाया जा रहा है, दिया जलवाया जा रहा है। इससे हम क्या कोई साइंटिफिक लड़ाई लड़ने वाले हैं क्या? अच्छा रवि जी, एक सवाल यह है कि आप लगातार इस पर कोरोना के दौरान काफ़ी आपने अध्ययन भी किया है, विदेश के डॉक्टर से भी आपकी लगातार बातचीत हो रही है, अर्थशास्त्रियों से भी बातचीत हो रही है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए आपके पास कोई ऐसा ठोस सुझाव है जिस पर आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सरकार को भी हम चाहते हैं कि वो उन तक ये बातें पहुँचे, वो सुने या ना सुने, लेकिन जनता तो कम से कम समझे कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि अब स्थिति हाथ से निकलता चला जा रहा है। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके सहारे चीजों को, खास करके अर्थव्यवस्था को ही ले या फिर कोरोना की लड़ाई को ही लो, उस पर हम मजबूती के साथ, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसके सहारे हम बाहर निकल सकते हैं। बहुत कुछ हाथ से चला गया है संतोष जी। आप इस तालाबंदी में क्यों गए? आपको वहां जाना पड़ेगा। जनवरी फरवरी के महीने में आप अमेरिका से किसी को बुलवाकर कार्यक्रम कर रहे थे, सरकारें गिराने में लगे हुए थे और इस तरह की बातों का मजाक उड़ा रहे थे। पूरा देश आपने बंद किया। उसकी जगह 100 एयरपोर्ट पे इतनी ही ताकत लगाकर अगर स्क्रीनिंग की गई होती तो हम आज इस स्थिति में नहीं आते। दूसरा, हमने तालाबंदी की, उसका मकसद बताया कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीत लेते, हम 21 दिन में जीत लेंगे। तो क्या होता है कि धार्मिक, हम सब धार्मिक हैं, हम सब इन महान ग्रंथों का पाठ करते हैं, तो इनका इस्तेमाल करके आप तर्कों को बचा लेते हैं, सवालों से अपने आप को बचा लेते हैं। अब आप बताइए, 21 दिन तो चला गया, 18 दिन भी चला गया, तो क्या आप किसी प्रकार की जीत की स्थिति में हैं? नहीं। आप तीसरी बार भी जाने के बाद भी आपकी जो स्थितियां हैं बीमारी के फैलने की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, इस तरह की चीजों को आप बंदोबस्त नहीं कर पाए हैं। आप अपने लोगों को शिक्षित नहीं कर पाए हैं। आप अपने तरह से जो टेस्टिंग की बात है, कल ही WHO ने कहा है संतोष जी कि टेस्टिंग आपको करते रहनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप टेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों को एलिमिनेट करके उनको अलग करेंगे और बाकियों को आप छोड़ेंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आपने जरूर बताया कि इतने दिन, 47 दिन बाद आप 95,000 या 1 लाख प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप राज्यों के हिसाब से जाएं तो बिहार जैसा इतना बड़ा राज्य है जहां कोरोना का संक्रमण फैलते हुए 650 आसपास पहुंच गया है, एग्जैक्ट आंकड़ा आप जानते होंगे, वहां पर क्या टेस्टिंग हो रही है, वहां पे कितनी टेस्टिंग हो रही है? बहुत ही खराब प्रदर्शन। आप चले जाइए गुजरात में क्या टेस्टिंग हो रही है, अहमदाबाद में क्या टेस्टिंग हो रही है। तो हमने इतने दिनों के बाद भी अपनी स्थिति बेहतर नहीं की है। जो डॉक्टर कम्युनिटी, उसे लगता था कि समाज में वो सर्वप्रतिष्ठित है, उसका आदर है, उसकी आवाज है, आज आप देखिए संतोष जी कि आज डॉक्टर कम्युनिटी के पास आवाज नहीं है। वो भीतर की अव्यवस्थाओं के बारे में बोल नहीं सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की पहरेदारी उस पर लग गई है। तो इसलिए निकलने का जो रास्ता है वो यही था कि इन 47 दिनों में आप इस बीमारी से लड़ने की व्यवस्थाओं को बेहतर करते। वो आपने नहीं किया। आपने तमाम उद्योगों को चरमराने के लिए छोड़ दिया। आपको लगा कि कोई भावुकता भरा भाषण दे देंगे, लोग उसमें चले जाएंगे, लेकिन ठीक है, उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा 0 है। अब हम फंस गए इस दलदल में। हम अब निकल के भी कभी नहीं निकल पाएंगे जब तक इस बीमारी का कोई दवा ना ढूंढ ले। हम निकल के, अब सरकारें बेचैन हो रही है, राज्य सरकारों के भरोसे ये लड़ाई छोड़ दी गई, उनके पास संसाधन अब सूख रहे हैं। तो रवि जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा हम आपको रोकना चाहेंगे। एक ब्रेक के बाद, 1 मिनट बाद फिर हम आपके पास पहुंचे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम रवीश जी से चर्चा बीच में कमर्शियल ब्रेक के कारण हमको ब्रेक लेना पड़ा था। रवीश जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या किया जा सकता है, मतलब एक पत्रकार के रूप में एक आम लोग इस वायरस से बाहर निकलने के लिए, या फिर जो व्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही है, जो अर्थव्यवस्थाएं, क्योंकि अगर 30 दिनों में ये हाल है, आज 50 दिन है, ये हाल इनकी है कि सारी अर्थव्यवस्थाएं इनकी खत्म हो चुकी है। शराब का दुकान खोलना पड़ रहा है, पेट्रोल पंप पर टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है, तो सरकार जो संसाधन जुटाने के लिए जो भी सिरिंज निकालने की कोशिश है, उस कोशिश में लगे हुए हैं वो। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इससे बाहर निकलें, बहुत, क्योंकि कम से कम अभी भी बिहार में 60% आबादी अपने गांव में रहती है, जो अपने तरीके से अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को अभी भी उस चेन को बनाए हुए हैं, उसमें वो जूझ रहे हैं। बारिश के बेमौसम बारिश के कारण तो कुछ लेबर भी बाहर से आए हैं। एक चर्चा हो रही थी कि ये जो मजदूर वापस लौटे हैं बिहार में, अमूमन पहले ये माना जाता था कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में अनस्किल्ड लेबर है, लेकिन हम इस बार देख रहे हैं कि जो मजदूर आए हैं वो काफी स्किल लेबर है, जो तमिलनाडु से आए हैं, केरल से आए हैं। ये एक बड़ा फर्क दिख रहा है बिहार के मजदूरों की क्वालिटी में भी। तो ये एक संभावना है कि बिहार में इस तरह के मजदूरों को कैसे रोका जाए। जी, मैं एक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, पर करता हूं। ये सब बोगस बातें हैं, पूरी तरह से बोगस बातें हैं। वो स्किल्ड लेबरर आए हैं, उस स्किल के लोग पहले से वहां भी रहने वाले लोगों के पास भी उतना ही स्किल है क्या आपके पास? अगर कोई तेलंगाना से राइस मिल में काम करने वाला स्किल्ड लेबर आया है तो आप 4 दिन में राइस मिल बनाने वाले हैं? नहीं ना। तो आपके पास था क्या, है क्या जो आप इतने सारे स्किल का आप इस्तेमाल कर लेंगे? तो उससे आप देखिए, गांव देहात को समझने वाले लोग हैं, ये लोग बाहर कमाकर गांवों में पैसा भेजते थे तो गांव की अर्थव्यवस्था चलती थी। इस बार ये उधार लेकर गांव आए हैं, इनके पास पैसा नहीं है, जो पैसा था वो रास्ते में लुट गया है। तो अब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक तरह से बोझ है। गांव में मजदूरी की दर गिर जाएगी, कम पैसे में लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कई बार आड़ लेती थी भारत की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को, वो इस बार नहीं संभाल पाएगी। ये फोटो क्लियर हो जाना चाहिए कि बिहार के पास ना ऐसा ब्लूप्रिंट कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। जो वर्तमान राजनीति वहां की जो दिखती है, उसमें सेफली कहा जा सकता है कि इतने कौशल का वो इस्तेमाल कर सके। ठीक, नंबर 1, ये कौशल जहां पर था जिन राज्यों में, आप याद कीजिए कि इस तालाबंदी से पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। भाई, किसी ग्लोबल नेता के बगल में फोटो खिंचा लेने से आप उसके बराबर के थोड़ी हो जाते हैं। हो जाए, हम तो चाहते हैं, लेकिन आप पहले हो जाइए, फिर उसको आने दीजिए फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन आज आप एक्सपोज हो गए ना। आज आपकी इकोनॉमी, जो 6 साल से आप बता रहे थे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आप 2 लाख करोड़ रुपया भी नहीं बांट सके, ना स्टेट को, ना लोगों को, ना कर्मचारियों को, किसी को कुछ नहीं बांट सके। अब देंगे क्या देंगे पता नहीं। तो दुनिया के जो बाकी देश निकले हैं वो इसलिए निकल सके क्योंकि उन्होंने इस बीमारी को लड़ने का जो मेडिकल साइड है उसको ठीक किया है, उस पे काबू पाया है, लोगों को जागरूक किया है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है। रोज अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहां तो राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, लोग थाली बजाने चला जाता है, कोई सवाल ही नहीं पूछता है उनसे। अब ये सवाल ज्यादा मत छेड़िएगा, नहीं तो पता चला अक्षय कुमार इंटरव्यू कर रहा है, तो छोड़ दीजिए इस सवाल। वो इंटरव्यू नहीं दे सकते, ना सवाल का जवाब होगा उनके पास। इस तरह से हम और आप बैठकर बात करने लगे, तो अब उसको छोड़ दीजिए। तो लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को ठीक किया, अपने हेल्थ पैरामीटर को ठीक किया, और तमाम तरह के डॉक्टरों, रिसर्च को, सबको, संसाधनों को देखते हुए उस साइड को ठीक किया, तो उससे चीजें निकली हैं। लेकिन पूरी तरह से उनकी अर्थव्यवस्था नहीं दौड़ रही है। कुछ बंदिशें हैं, सख्त बंदिशें हैं, जैसे आप दक्षिण कोरिया निकला, ताइवान का उदाहरण देखिए ना, छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, और वो चीन के बगल में था, जिसके बारे में कहा गया कि ये बर्बाद हो जाएगा कोरोना से, लेकिन वहां 20 लोग भी नहीं मरे, इतने दिन हो गए। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले 31 दिसंबर के बाद से ही अपने एयरपोर्ट को सील कर दिया था, और उसने लोगों को भरोसा लिया। उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, इस महामारी के विशेषज्ञ हैं वो, और वहां भी एक तरह से नेशनल कमांड बन गया, सारे मंत्री मिलकर काम करने लगे। यहां तो किसी को पता ही नहीं है
47 दिन के बाद भी संतोष जी ये टीम इंडिया नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हम बिहार जाने वालों का पैसा दे देंगे, बिहार दे दे, बिहार कुछ बोलता नहीं है। बिहार वाले 4 दिन से कुछ भी पहले बोलते रहे, इनको मत भेजिए, फिर बोलने लगे भेजिए तो ट्रेन से भेजिए। तो पता चल रहा है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद हमने इस लड़ाई से लड़ने के लिए कोई टीम इंडिया नहीं बनाई, कोई नेशनल कमांड सेंटर नहीं बनाया है। एक ही चिंता में हम हैं कि इनकी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी है। तो 79% क्यों कहते हैं खुश रहने के लिए, 100% कहिए। अगर इस वक्त देश में सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही हो गया है तो इसी को कीजिए। शायद क्या पता 300% लोकप्रियता हो जाने से अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से हम निकल जाएंगे। अगले 4 साल तक इन सवालों को आप भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। बोगसबाजी, बकवास बातें होती रवि रहेंगी जी, देश एक में सवाल मीडिया और, के जरिए, आखिरी सवाल आपसे होने है जाने मेरा। वाला कुछ नहीं। ये जो केरल का मॉडल है, जो कल पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने भी तारीफ की कि केरल के मॉडल को फॉलो करना चाहिए देश के अन्य राज्यों को भी। ये केरल का मॉडल क्या है, मतलब केरल किस तरीके से अपने आप को, क्योंकि सबसे पहला मजदूर ही जो मरीज खुद था। क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं संतोष जी? जी संतोष जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री खुद क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? खुद क्यों नहीं देश को बता रहे हैं कि ये केरल का मॉडल है? आपको पता है 11 अप्रैल के दिन आगरा में सिर्फ स्क्रीनिंग हुई थी कुछ लोगों की, उसको लेकर बताया गया कि हमारा कोई आगरा मॉडल है और वहां 700 के करीब संख्या पहुंचने वाली है। उस एक शहर में एक जर्नलिस्ट की कोविड-19 से मौत हो गई है। अब आप उसकी बात नहीं, आप तब भी केरल बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन केरल का नाम लेने में आपने देर कर दी। और आप पॉलिटिक्स के तहत आप सिर्फ ऑन रिकॉर्ड होने के लिए कह रहे हैं। आप बताइए कि आप इस देश में कोई नेशनल कमांड, इसका मतलब है कि इस देश में अभी भी कोई नेशनल कमांड सेंटर नहीं है। अगर होता तो स्वास्थ्य मंत्री को यह कहने की जरूरत नहीं होती कि आप केरल के मॉडल से सुनिए, सबको राज्यों को सीखना चाहिए। अगर नेशनल कमांड सेंटर होता इस महामारी से लड़ने के लिए तो हर राज्य की अच्छी चीजें, यूपी भी बहुत सारी अच्छी चीजें कर रहा होगा या बिहार भी कुछ अच्छी चीजें कर रहा होगा जो कि नहीं कर रहा है, ज्यादातर मैं देख रहा हूं, या कोई और राज्य कर रहा होगा, तो उसका आदान प्रदान अगर नेशनल कमांड सेंटर से जाता होता तो बेहतर होता। तो इसलिए केरल की उपलब्धि को आप छोड़ दीजिए, तो बाकी तो आप बताइए कि कई ऐसे देशों ने तालाबंदी के दौरान संतोष जी कई दिन ऐसे हासिल किए हैं जब कोई केस नहीं आया है, कोई केस नेशनल लेवल पर नहीं आया है, और हम जिला ढूंढ रहे हैं, कोई दूर दराज का जिला ढूंढ के बता रहे हैं हाँ इतने जिले में नहीं हुआ, लेकिन जब वहां हो जा रहा है तो तब हम फिर चुप हो जा रहे हैं। तो इसलिए केरल ने एजुकेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि आप किस तरह से जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। बहुत जरूरी होता है इस वक्त कॉन्फिडेंस में लाना, वो आपने किया नहीं। हाँ जरूर आप में बड़ी काबिलियत है कि आप बोलते हैं कि थाली बजाने के लिए तो लोग सोचना छोड़ देता है, थाली बजाने चला जाता है। वो बजा के दिखा दिया कि इस तरह की हरकतें करने के लिए देश हमेशा तैयार है। लेकिन आप वही लोगों को देखिए वो शराब की लाइनों में कैसे चले गए खुद लाइनों में, और डिस्क्रेडिट कर रहे हैं मजदूरों को। जो बेचारा भूखा है वो शराब की लाइन में नहीं गया था। तो इसलिए हम केरल की मॉडल को कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर उसका हम जश्न नहीं मना पाएंगे। वो पॉलिटिक्स होती रहेगी, अभी भी चल रही है पॉलिटिक्स, उस केरल को भी खूब परेशान किया गया है। तो चलिए रवीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इतना वक्त आपने दिया। और जो हमें चीजें निकालनी थी, जो जिन चीजों को लेकर हम रवीश जी से जुड़े थे कि एक नेशनल कमांड होनी चाहिए सभी लोगों को, कि एक जो राज्य बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि सब लोग जब तक साथ नहीं आएंगे इस महामारी से हम अपने आप को बाहर नहीं निकल पाएंगे। केरल मॉडल में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। बिहार में भी क्वारंटाइन सेंटर को लेकर जो प्रयोग हो रहा है वो भी एक अपने अपने तरीके से उसके अध्ययन करने की जरूरत है। यूपी सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए। अगर तमाम ऐसी सरकारों में जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, नेशनल कमांड एक अगर हो कि भाई उन अच्छे कामों को एक साथ संकलित करके हम उन चीज़ों को हर स्टेट में लागू कराएं, तो ये एक बहुत टीम इंडिया की जरूरत। आप इंडिविजुअल इस लड़ाई से बाहर नहीं निकल सकते हैं, टीम इंडिया की जरूरत है, और बिना टीम इंडिया को आप इस लड़ाई से बाहर निकल नहीं सकते। रवीश जी ने कि पूरी बातचीत के दौरान ये बड़ी बातें उन्होंने बताई कि टीम इंडिया की तरह हमें लड़ना होगा। अब हमारे साथ मुंबई से नवभारत टाइम्स में
काफ़ी समय तक वो हमारे साथ नवभारत टाइम्स में जुड़े रहे हैं। अब हम मुंबई चलते हैं। पार्थ सारथी जी, कुमार पार्थ सारथी जी अपने बिहार के ही हैं, लेकिन लगभग 40 वर्षों से वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। हम मुंबई के हालात के बारे में उनसे जरा चर्चा करना चाहते हैं। सुकांत जी भी हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सुकांत जी से भी हम इस मसले पर बिहार के संदर्भ में उनसे बात करेंगे, लेकिन हम पार्थ सारथी जी से जानना चाहेंगे कि आखिर मुंबई में ऐसा क्या हुआ कि मुंबई ऐसे जगह पे जहां अस्पताल की अगर फैसिलिटी की बात करें तो अमूमन अभी भी देश में बेहतर स्थिति है, वो वहां पे कई तरह के मरीजों का बेहतर अस्पताल वहां पे उपलब्ध है। कोरोना से वो क्यों नहीं फाइट करने में इतने कमजोर क्यों दिख रहा है? मुंबई के साथ एक बड़ी दिक्कत है, यहाँ आबादी का घनत्व जो है वो बहुत ज्यादा है। अस्पतालों की फैसिलिटी है अच्छी, लेकिन मरीजों की तादाद ज्यादा है। इसकी वजह यहाँ झुग्गी बस्तियां बहुत हैं। खासतौर से धारावी का जो इलाका है, जिसको एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती बताया जाता है, तो अब हर सरकार में, मैं तो 32 साल से मुंबई में हूँ, हर बार ये आता है कि भाई वहाँ के पुनर्वास की व्यवस्था करनी है, लेकिन आज तक धारावी का पुनर्वास नहीं हो सका है। वो बहुत बड़ी समस्या है। और उसके अलावा भी हर शहर में झुग्गियों का बड़ा फैलाव है। लोकल ट्रेनों में भीड़ है, बसों में भीड़ है, तो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग की बात होनी चाहिए थी, वो उस तरह से कारगर नहीं हो पा रही। दूसरी चीज ये है कि शुरुआत में इसको जिस तरीके से गंभीरता से लेना चाहिए था, वो शायद नहीं लिया गया। विदेश से लोग आए तो वहां जो चेकिंग होनी चाहिए थी बराबर, वो नहीं हुई। लोग निकल कर आए, अपने घरों को गए, होटल में ठहरे, वहां भी पर्याप्त चेकिंग नहीं हुई। इस वजह से संक्रमण हुआ। अस्पतालों में इलाज हो रहा है, लोग ठीक होकर बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन संक्रमण भी बढ़ रहा है। ये स्थिति है यहाँ की। कि जो स्टेट जो है जितनी मजबूती के साथ इन चीज़ों से फाइट करनी चाहिए थी, सम्मिलित सरकार की वजह से कुछ परेशानी हो रही है, ऐसा भी आपको महसूस हो रहा है? हाँ, थोड़ा ऐसा भी है। मतलब इसमें चूंकि केंद्र से अलग सत्ता है, तो केंद्र से भी जो सहयोग मिलना चाहिए था उसमें कमी आ रही है। ये भी शिकायत महाराष्ट्र सरकार की रही है। हालांकि ये शिकायत और भी जगहों की है, बिहार से भी ये शिकायत आई है, जबकि बिहार में केंद्र की सहयोगी सरकार है। वहां भी लोग कहते हैं कि जो मांग होनी चाहिए थी, मतलब जो मदद केंद्र से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। तो जहां विरोधी सत्ता है वहां तो और भी बुरी हालत है। तो ये बड़ी वजह है कि संसाधन की कमी महसूस हो रही है सरकार को भी। अरसे तक आप पत्रकारिता से जुड़े रहे, नवभारत टाइम्स जैसे अखबार के से आप जुड़े रहे, जो एक दौर था जब माना जाता था कि परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ती रही है नवभारत टाइम्स। जब बिहार में भी नवभारत टाइम्स जब जिस समय में छपती थी, उस समय उनका एक अलग पहचान हुआ था। इतने लंबे अंतराल के पत्रकारिता जीवन में और आज के पत्रकारिता जीवन में जो चीज़ें हम लोग दिखा रहे हैं और जिस तरीके से हम पत्रकारिता कर रहे हैं कि हम पत्रकारिता के बजाय नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि आज हम क्या नैरेटिव सेट करें जिसके सहारे डिबेट होता रहे और जो खबरें हैं वो खबरें नहीं चले। इसको लेकर आपकी क्या राय है कि क्या हो रहा है और इससे मीडिया कर्मियों को या आगे आने वाले समय में जो मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, ये बड़ा सवाल आपने किया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज के दौर में। तो हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी, नवभारत टाइम्स में आने से पहले भी मैं कई वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बड़े करीबी से जुड़ा रहा था, जिसमें सुरेंद्र प्रताप सिंह एक बड़ा नाम है। इनको पत्रकारिता करते देखा मैंने, संतोष भारतीय,
रविवार से जुड़े रहे थे। आज चौथी दुनिया के संपादक हैं, इनके साथ कई ट्रिप में गया है। पत्रकारिता का पहला यह है कि सत्ता से सवाल करना, जो हम लोगों ने अपने शुरुआती दौर में सीखा था। आज सत्ता से सवाल नहीं किया जा सकता है। ये एक पत्रकारिता का चेहरा ऐसा बन गया है या कुछ लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। जबकि मेरा ये मानना है कि सत्ता से सवाल हर स्थिति में होना चाहिए। अगर सकारात्मक काम, बढ़िया काम भी सरकार कर रही है, उसमें भी सवाल ये उठाया जा सकता है कि ये आपने जो काम किया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आपने ये सोच लिया कि ऐसा करेंगे तो जनता के हित में चीज जाएगी। ये सवाल भी पत्रकारिता को पूछना चाहिए, पत्रकारों को पूछना चाहिए। और जो गलत हो रहा है उस पर तो सवाल उठाना ही चाहिए। तो सवाल उठाना पत्रकारिता है, ये मेरा मानना है, जो आज नहीं हो रहा है। अगर ये ही नीति चलती रही तो पत्रकार की जगह PR कहलाएंगे, सूचना अधिकारी या जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर पत्रकारों की भूमिका रह जाएगी, जो अब शुरुआत हो चुकी है इसकी। 72 के आंदोलन, उस समय में आप बिहार छात्र राजनीति को भी काफी करीब से देखा और उसके बाद आप पत्रकार बने। वो उस दौर में, जरा आपातकाल के उस दौर को याद करिए। ठीक है, वो जो सरकारें चाहती हैं कि उनके खिलाफ कोई खबर ना छपे, जो ताकत उस वक्त आपातकाल के दौरान भी रामनाथ गोयनका जैसे लोग सामने आए और उन्होंने एक चुनौती स्वीकार की। उनको उनका अखबार का पेज देना बंद कर दिया गया। काफी लोग निकले, फिर भी वो लड़े। वो जज्बा अखबार चलाने वाले, चैनल चलाने वाले मालिक के पास क्यों नहीं बच पाया, या पत्रकार के अंदर क्यों नहीं वो चीजें उभर कर सामने आ? जब अब तो सोशल मीडिया भी है जिसके सहारे आप चीजों को आप उतने ही गंभीरता से सरकार को घेर भी सकते हैं। तो ये जो एक बदलाव हुआ है कि देश में जो सरकार से सवाल करने का या व्यवस्था से सवाल करने का जो एक जज्बा रहा करता था, आप लोग उस वक्त पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में उतर आए थे, जिस दौर में इंदिरा गांधी के बारे में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता, जैसे आज लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह ठीक उसी तरीके के नारे उस दौर में भी लगाए थे। लेकिन एक बड़ा फर्क लग रहा है, पूरा सिस्टम जैसे लगता है कि खामोश है। पूरा सिस्टम लगता है जैसे किसी एक सत्ता के सामने में नतमस्तक है। उस वक्त इंदिरा गांधी के इलेक्शन को लेकर अगर जुडिशियरी को ही देखें तो बड़ी बड़ी बातें सामने आई थी। ये शून्यता की स्थिति क्यों हो गई है समाज में, इसकी क्या वजह आपको लगता है? अब एक तो स्थिति यह है कि आज हर वर्ग बड़ा सुविधा भोगी हो गया है, तो सुविधाएं छिप जाएंगी या इसमें कमी आ जाएगी, ये डर हमेशा सताता रहता है। मुझे इमरजेंसी का दौर भी याद है, और उसके बाद जब कांग्रेस सरकार बनी थी, जगन्नाथ मिश्रा ये मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो वो एक प्रेस बिल लेके आए थे जो तमाम पाबंदियां पत्रकारिता पे लगाई जाने वाली बात थी। इसका बिहार ही नहीं देश भर में बड़ा विरोध हुआ था। उस समय में जो बिहार के राज्यपाल थे वो उत्तर प्रदेश गए हुए थे, मैं तब लखनऊ में था। वहाँ के पत्रकारों ने बड़ा प्रदर्शन किया था बिहार के गवर्नर के सामने कि ऐसा प्रेस बिल आपके राज्य में क्यों लाया जा रहा है। आज पत्रकारिता पर कोई अंकुश लगे इसकी चिंता किसी को नहीं है, सब डरते हैं। तो डर जो है वो पत्रकारिता नहीं होती। आज यह है, पत्रकारों को कहा जाता है आप ऐसी खबरें न लाएं जिनसे अखबार पे कोई मुकदमा दायर हो जाए, जबकि एक जमाना था जब पत्रकार पे मुकदमा दायर हो तो वो बड़ा पत्रकार माना जाता था। अब परिभाषाएं बदल रही हैं। अब जो मेरा तो 32-33 साल का अनुभव है, अब आज जो खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है वो पत्रकारिता का अलग ही तेवर दिखाते हैं। तो वही दौर चल रहा है। एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, उस ब्रेक के बाद तुरंत फिर हम आपके पास पहुंचेंगे। देखिए, हमारी चर्चा उसी तरफ आगे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ कोरोना से हम कैसे फाइट कर सकते हैं। एक पत्रकार के रूप में आपको लोग, पूरा समाज ये कहता है कि आप कोरोना योद्धा हैं, एक योद्धा की क्या जिम्मेवारी है
क्या वाकई में वो जिम्मेवारी हम निर्वहन कर रहे हैं, या फिर हम भी उसी तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं जिस तरीके से बाकी सिस्टम के जो दूसरे अंग हैं, फिर हम भी वही तो नहीं कर रहे हैं। ये एक बहस का मसला है और इसी बिंदु पर हम लगातार देश के बड़े बड़े पत्रकारों से हम यही सवाल, मेरा सवाल है कि इस संकट के घड़ी में पत्रकार चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, समाज का, संविधान का हम चौथा स्तंभ है। वाकई में इस संकट के दौर में भी एक किसी स्तंभ के रूप में हम भूमिका निभा रहे हैं। चलिए अब चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। फिर से स्वागत है और हम एक आखिरी सवाल पार्थसारथी जी आपसे कि प्रिंट मीडिया का दौर था, वो दौर एक विजुअल मीडिया के दौर में आया और अब सोशल मीडिया भी उसी तरीके से, उसकी आक्रामकता भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे एक जिम्मेवार पत्रकार उन चीज़ों से परहेज करता था। आज वो चीज़ें नहीं हैं सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो पत्रकार बनना चाहते हैं या अभी जो पत्रकार हैं, उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। उन चुनौती से कैसे वो बाहर निकल सकता है, उसके लिए कोई आपके पास कुछ ऐसा अपना जो अनुभव, आपका 32-34 सालों का अनुभव रहा है कि हम अपनी पत्रकारिता भी बचाए रखें और जो संस्थान है उसकी दुकानें भी चलती रहें, इस बीच के समन्वय का कोई रास्ता है? इस संकट के दौर में हमें कोरोना योद्धा कहा जा रहा है कि मीडिया भी एक कोरोना योद्धा है, लेकिन हम योद्धा की भूमिका में हैं, ये दिख कहीं नहीं रहे। तो आपको लगता है कि कुछ संभावनाएं अभी भी बची हुई हैं जिस पर अगर एक पत्रकार अगर काम करे तो हम एक सरकार को भी जवाब दे सकते हैं, सिस्टम को भी और व्यवस्था को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं? हाँ संतोष जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। योद्धा कहा तो योद्धा के लिए पहली शर्त यह है कि उसमें डर नहीं होना चाहिए। अगर हम डर गए तो हम योद्धा नहीं हो सकते। आपने पत्रकार को योद्धा बताया है तो पत्रकार नहीं हो सकते अगर हमें डर है। डर सबसे बड़ा है। मैं बहुत सारे पत्रकारों को जानता हूं जो मजबूर हैं। अगर डर छोड़कर पत्रकारिता करेंगे तो उनकी नौकरी को खतरा हो सकता है, क्योंकि सारे प्रतिष्ठान जो हैं वो सत्ता के साथ, और वो प्रतिष्ठान में नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए मजबूरी है अपनी नौकरी को बचाए रखना। तो वो एक बड़ी चीज है, वो डर खत्म होना चाहिए। आप बहुत मुखर होकर सवाल न करें, लेकिन प्रचार तंत्र का हिस्सा न बने, इतनी तो कोशिश हमारी होनी चाहिए। ये आगे आने वाले पत्रकारों को और खासतौर से अभी जो पीढ़ी पत्रकारिता में है उसको ये सोचना चाहिए। इस डर से अगर काम करते रहेंगे तो हम सिर्फ भोंपू बन के रह जाएंगे, पत्रकार नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना वक्त दिया। और उन चीज़ों को डरना नहीं है, बस बेसिक चीज़ें यही है कि डरना नहीं। और अगर आप डरते नहीं हैं तो फिर आप एक से एक बाहुबली महाबली जिसको भी कहें उनसे आप आमना सामना कर सकते हैं। नौकरी आनी जानी लगी रहती है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो अगर बची रह गई, पत्रकारों का कवच कुंडल क्या है भाई? जरा कभी सोचें। हम सब लोग पत्रकार हैं, हमारी पूंजी जनता है, हमारा सीआर जो कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनता के द्वारा लिखा जाता है। कोई अधिकारी मेरा नहीं लिखता है, ना कोई मंत्री लिखता है हमारे सीआर। और अगर हम जनता के साथ अगर खड़े नहीं दिखे तब तो फिर 2, 3, 4, 5, 10 वर्षों बाद हम सारे लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम सवाल नहीं करते। और सबसे बड़ी बात यही है कि हम आज सवाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे कोरोना योद्धा होने का कोई मतलब भी नहीं है। क्या पीपीआई किट क्यों नहीं है, ये सवाल अगर पत्रकार न करे स्वास्थ्य सचिव से, स्वास्थ्य मंत्री से, तो फिर पत्रकारिता और योद्धा कहलाने का मतलब क्या है? चलिए, हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। सुकांत जी हैं जो हिंदुस्तान के पूर्व संपादक रह चुके हैं, और मधुकर जी हैं, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं बिहार और झारखंड के। शुरुआत हम सुकांत जी से करते हैं। सुकांत जी, इस पूरे बहस के दौरान बहुत सारी चीज़ों को आपने भी सुना होगा कि रवीश जी क्या कह रहे थे। उसके बाद पार्थसारथी जी आए, नवभारत टाइम्स में आप भी साथ रहे होंगे उस दौर में, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। सुकांत जी, जो चीज़ें हैं सामने आप भी देख रहे हैं, आपने कई संस्थानों में काम किया है, एक योद्धा के रूप में चर्चा जरूर हो रही है कि कोरोना योद्धा के रूप में पत्रकार भी हैं।
लेकिन क्या वाकई में हम उस योद्धा की भूमिका में हैं कि शिखंडी की भूमिका में हैं? जी, हमारे भारत में एक कहावत है कि किसी को अगर किसी का तेज हरण करना हो तो उसको ग्लोरीफाई कीजिए, उसका महिमा मंडन कर दीजिए, उसको समाज सुधारक बता दीजिए और उसको ये बता दीजिए कि पथ प्रदर्शक है। तो हम आज की तारीख में पत्रकारिता को एक खास सेक्शन की ओर से, खास विचार की ओर से और खास विचार के समर्थकों के पोषक की ओर से हम लोग कहा जाता है कि हम जनतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमको सीख दी जाती है और हमारे को समाज का रहनुमा बता दिया जाता है, पथ प्रदर्शक बता दिया जाता है। तो हम परितृप्त हो जाते हैं। तृप्त जब हम हो जाते हैं तो हम अपने मूल काम को छोड़ देते हैं। कोई योद्धा अपना मूल काम कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से देश में पत्रकारों का जो मूल काम है वह पीछे छूटता जा रहा है और वह अब शासक दलों के लॉबिस्ट के तौर पर उभर रहे हैं, वह विभागों के लॉबिस्ट के तौर पर उभर रहे हैं, वो पैरवीकार बनते जा रहे हैं और वह आत्मकथा के लेखक बनते जाए। किसी की आत्मकथा कोई पत्रकार लिखता है, किसी की आत्मकथा की प्रशंसा कोई पत्रकार करता है। तो ये एक हमारा जो मूल बुनियादी जो चरित्र था उसमें एक बदलाव आ रहा है। इस बदलाव की वजह से हम कोरोना में योद्धा होते होते रह गए हैं। अच्छा, मधुकर जी जुड़ चुके हैं रांची से। यही सवाल मधुकर जी आपसे भी मेरा है कि हमें कोरोना योद्धा कहा जाता है और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। क्या वाकई में हम एक योद्धा की भूमिका में इस पूरी लड़ाई में, कोरोना की जो जंग लड़ी जा रही है, उस पूरी लड़ाई में मीडिया एक योद्धा की भूमिका में कहीं दिखाई दे रही है? आप अपने अनुभव के इतने दिनों के जो पत्रकारिता का आप अनुभव रहा है आपके पास, अब नवभारत टाइम्स में भी रहे, प्रभात खबर में, एक लंबे अंतराल तक आप पत्रकारिता से जुड़े रहे, अभी भी आप अपनी लेखनी के धार को बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि एक योद्धा की भूमिका में हम लोग आज हैं या फिर जो शिखंडी जो कहा जाता है कि हम उस भूमिका में पहुंच गए हैं? देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो पत्रकारिता कर रहे हैं और अपने पूरी कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं। कुछ लोग जो पत्रकारिता में सिर्फ नौकरी करने आए थे, दो फेज में अगर आप बांट करके देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा तो हमको लगता है कि बहुत आसान होगी। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे उस समय शेर पढ़ा जाता था, कलम का काम है बेजुबानों को जुबा देना, कलम से जुल्म के तलवे तो सहलाए नहीं जाते। एकदम उलट है आज के दिन में, ये फ़र्क आया है। पत्रकारिता की पढ़ाई होने लगी और जब पढ़ाई होने लगी तो सिर्फ नौकरी हो गया और नौकरी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पत्रकारिता की सीढ़ी बना करके राज्यसभा पहुंच जाते हैं, लोकसभा पहुंच जाते हैं, बहुत सारे पद हासिल कर लेते हैं और वो लोग नैतिकता पर बहुत सारा भाषण देते रहे हैं। गांधी की सबसे ज़्यादा बात वो करते हैं, लोहिया की बात सबसे ज़्यादा वो करते हैं और उन लोगों का देखा आपने कि कैसे उन्होंने पूरे के पूरे अखबार को गिरवी रख करके अपनी जगह बना ली। और ये लोग समाज में आज भी सम्मानित होते हैं, ये समाज में अभी भी पूजे जाते हैं। तो जो नीचे का लड़का नौकरी करने मॉडल मानता है, जब उनको मॉडल मानेगा तो भगत सिंह को मॉडल नहीं मानेगा, गांधी को मॉडल नहीं मानेगा, सुभाष चंद्र बोस को मॉडल नहीं मानेगा। जब वो मॉडल ही नहीं मानेगा तब तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं इकट्ठा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पहुंच बनाने के लिए वो सारे कुकर्म करेगा जो दूसरे लोग करते हैं। तो मीडिया को अगर इस हिसाब से हम देखने की कोशिश करें तो मीडिया को दो पार्ट में बांट करके समझने से आसानी होगी। सब शिखंडी की भूमिका में नहीं है। कुछ लोग पूरी शिद्दत के साथ आज भी लड़ रहे हैं, तमाम तरह के खतरों को मोल लेते हुए, और ये लड़ते रहेंगे इसलिए कि पत्रकारिता में अपने कमिटमेंट के चलते आए। जो सिर्फ नौकरी के लिए आए, वो नौकरी में, जैसे सरकारी नौकरी में या ज़्यादा वेतन बढ़ जाए, ज़्यादा ज़्यादा सुविधाएं हो जाए, ज़्यादा ज़्यादा छुट्टियां हो, ज़्यादा ज़्यादा मौज हो, ज़्यादा ज़्यादा आनंद हो, और इस सब के लिए जो खुशामद करनी पड़ती है, जो चमचागिरी करनी पड़ती है, जी हुजूरी करनी पड़ती है, वो उनकी आदत में शामिल हो जाता है। अब
आप देख लीजिए बड़े अखबारों को, बड़े मीडिया हाउसेस को, कि जो स्टिंगर हैं उनको टास्क देते हैं कि लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए गांव से ऐड जुटा करके दो। जिस गांव में कुछ नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है, वो कहाँ से ऐड जुटा करके देता होगा? और नहीं तो लात मार के निकाल देते हैं। अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो अगर नहीं बने रहेंगे तो उनकी रोटी नहीं चलेगी, समाज में कोई स्थान नहीं बनेगा। तो अगर पत्रकारिता को समझना है तो इस ढंग से समझा। कोरोना के मामले में जो लोग सचमुच में काम कर रहे हैं उनको अपने कई सुविधाएं व्यवस्था करनी पड़ी है। मास्क तक अपने से खरीदने पड़े, सारी व्यवस्था करनी पड़ी। बाद में अखबार के संचालकों को लगा, मालिकों को लगा कि अगर ये हेडक्वार्टर में आएगा, मीडिया हाउस में आएगा तो इसके चलते दूसरे को फैलेगा, इसलिए कहा कि नहीं, तुम जहां हो वहीं से तुम अपना ऑनलाइन फाइल कर दो, यहां आने की जरूरत नहीं है। फिर बनाया कि नहीं, 3 दिन में 1 दिन आओ, क्योंकि नहीं आएगा तो बॉसगिरी उसकी कैसे चलेगी, उस पर रुआब कैसे जमाएगा। आप ग्लोबलाइजेशन के बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो बाजारवाद में हमको पूरी तरह जकड़ा पकड़ा, और उसमें पत्रकारिता भी शामिल है। पॉलिटिक्स पूरी की पूरी जो है लगभग, अपवाद छोड़ दें तो दलाली वाली पॉलिटिक्स हो गई। और वो लोग अपने लिए एक क्लर्क खोजते हैं, और लोग बेसिकली तैयार हो जाते हैं क्लर्क बनने के लिए। हाँ, हम क्लर्क बनेंगे अब आपके, और वो क्लर्क बनते हैं तो उसकी खुशामद में आते हैं, फिर कोई दूसरा पैसा देता है, फिर उसकी खुशामद में आते हैं, फिर तीसरा देता है तो उसकी खुशामद में आते हैं। यह जो खतरनाक सिचुएशन है वो अपने पेट पालने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए भी है, और वह पत्रकारिता को एक खतरनाक दिशा में ले जाने के लिए भी है। इस दृष्टि से समझें। कोरोना का मामला देखें, कोरोना के मामले में आगरा में एक पत्रकार द्विवेदी जी की मृत्यु हो गई। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए तो उनको लगा कि हमको लड़ना है। बहुत सारे पत्रकार आज भी कोरोना मरीजों के बीच जाकर, संक्रमित लोगों के बीच में जाकर के, हॉस्पिटल के बीच में जाकर के उन लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों से चीज़ें ले रहे हैं, खतरा उठा रहे हैं। ये खतरा सिर्फ उनके लिए नहीं है, उनके परिवार के लिए भी है, वो रिस्क ले रहे हैं। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन वो उसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो सवाल नहीं करते सरकार से, यह नहीं पूछते कि आप यह बताइए कि एक आदमी के टेस्ट के लिए आज आपने दिया और उसके टेस्ट की रिपोर्ट 8 दिन बाद आ रही है और आप उसको घर भेज दिया, तो वो कोरोना कैरी कर रहा है और उसने 100 लोगों को फैला दिया। इसके लिए कौन जवाबदेह है? जितना क्वारंटीन सेंटर है, आप क्वारंटीन सेंटर में जाके देखिए कितनी दुर्दशा है, कितनी खराब स्थिति है। कोई इस पर लिखता नहीं, कोई इस पर बात नहीं करता, इसलिए कि सरकार जो है खफा हो जाएगी। सरकार खफा हो जाएगी तो ऐड कम कर देगी, ऐड कम कर देगी तो मालिक मार करके निकाल देगा। नहीं भी ऐड कम करेगा तो इस भय से कि ऐड कम हो जाएगा, मालिक सिखाता है कि देखो सरकार सवाल नहीं पूछना है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं, अगर आपके पास समय हो तो। एक बड़े अखबार में एक लड़के ने अपने ट्विटर पर कुछ लिखा सरकार के बारे में, तो वहां से सरकार के जो सलाहकार थे, प्रेस सलाहकार, उन्होंने उस मालिक, ये संपादक को फोन किया कि इसको निकाल देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको निकाल दिया जाए अखबार से। उन्होंने कहा कि भाई उसने अपने फेसबुक पर लिखा है, अपने ट्विटर पर लिखा है, इसमें अखबार कहाँ आता है? बोला कि तक आज से एडवर्टीजमेंट बंद। तब बीच का रास्ता निकाला गया कि वो लिखित माफी मांगे। उसने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन लिखित माफी इसलिए उसको मांगनी पड़ी कि उसको नौकरी करनी थी। अब इस सिचुएशन में जब पत्रकार काम करेगा, रिपोर्टर काम करेगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो अपना भड़ास सोशल मीडिया पर भी नहीं निकाल सकता है। सही बात। दूसरे की सत्ता के चरित्र ने हिंदू मुसलमान में, आदिवासी गैर आदिवासी में, दलित गैर दलित में इतना ज्यादा समाज को बांट दिया है, रिपोर्टर को बांट दिया है कि उसमें जो संपूर्णता में चीजों की समझ होनी चाहिए वो बिल्कुल गायब हो गई है। वो पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ उतना ही भर करता है जितना भर उसको आदेश दिया जाता है। जैसे किसी को कहा गया कि चिट्ठी पहुंचा दो और वहां से चिट्ठी का जवाब लेते हैं ना, वो चिट्ठी का जवाब लेके चला आता है। इस दौर में हम गुजर रहे हैं। उस दौर में कोरोना के लिए जो फैसिलिटीज होना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको जो सवाल किए जाने चाहिए सरकारों से, वो सवाल नहीं हो पा रहे हैं। ये एक खतरा है जी। चलिए हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी हम आपसे एक और सवाल हम चाहेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम सुकान जी से एक सवाल की, जिस चीज़ों को आप बचाना चाह रहे थे, जिस कुनबा को आप बचाना चाह रहे थे कि सरकार से हमें ऐड मिलेगी, हम सरकार से सवाल करेंगे तो ऐड आना बंद हो जाएगा, फिर उस स्थिति में हम समझौतावादी हो गए, वो समझौतावादी रुख भी क्या बिहार जैसे मीडिया को, या बाहर पूरे देश में अगर हम मीडिया हाउस की बात करें, मैं अपने खुद मीडिया हाउस की भी बात करें, तो क्या आज अपने आप के तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की स्थिति में है? जिस मंदी के दौर में आप सरकार के विज्ञापन पर ही हम लोग आश्रित रहे, या फिर जिस तरीके से हम लोग मार्केटिंग करने की कोशिश किए, क्या उसके आधार पर हम ना तो हम अपनी आवाज़ को स्वतंत्र रख सके और ना ही मैं पत्रकार बंद कर रह सका, और इसके बावजूद संस्थानें बंद हो रही हैं।
रिपोर्टर हटाए जा रहे हैं। सभी संस्थानों का ये हाल है। तो आखिर एक है कि जात भी गवाए और स्वाद भी नहीं पाए। चलिए चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सुकांत जी, एक चर्चा आज सुबह से ही आपसे भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई थी कि जात भी गंवाए और स्वाद भी नहीं पाए। अभी जिस संकट में आप, ठीक है, सरकार से आप सवाल भी नहीं किए, व्यवस्था से सवाल भी नहीं किए, अब नौकरी भी जा रही है। एक जाते जाते ये अगर सुकून होता कि चलिए हमने समाज के लिए कुछ किया, वो चीजें भी अब साथ नहीं जा रही है, नौकरी भी जा रही है। तो ये इन चीजों को लेकर ये स्थिति क्यों बनी? कई तरह के हम लोग खुद जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, किसी भी समय हम लोग ऑफ स्क्रीन हो सकते हैं। कई मीडिया हाउस में जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ट्वेम्बी सेंटर थे, वो ट्वेम्बी सेंटर बंद किया जा रहा है। बड़े बड़े मीडिया हाउस का भी कमोबेश यही स्थिति है। तो ये जो माहौल बना है, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में जो एक शून्यता आई है इस सुनामी की वजह से, कोरोना की वजह से, लेकिन इस स्थिति से भी मीडिया, क्योंकि पहली बार ऐसी स्थिति नहीं बनी है। आप अपने दौर को याद करिए, झोला लेके घूमते थे, पैसा मिला या ना मिला फिर भी हम लोग लड़ते रहते थे। आप उस दौर में पत्रकारिता किए। तो ये जो चीजें बदली है, आपको क्या लगता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं एक पत्रकार के रूप में, जो हम अभी कह रहे थे कि जात भी गवाए और स्वाद भी नहीं पाए? इस जो अभी जो स्थिति आई है, इसकी शुरुआत आज से 25-30 साल पहले हो गई थी। उसको ऐसे लीजिए, मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ। बिहार में उन दिनों बहुत चर्चा थी चारा घोटाले की, और चारा घोटाले की प्रारंभिक जांच में ही शक की सुई बिहार के बड़े राजनेता की ओर जा रही थी, सत्ताधारी राजनेता की ओर। नाम लेने में कोई बहुत उज़्र नहीं है, वे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन यह जो बात थी, यह शक की सुई उस राजनेता की ओर जा रही है जिसके पास एक बड़ा वोट बैंक है, जिसके पास समर्थकों का बड़ा समूह है, और जो भगवान की तरफ पूजा जा रहा है। तो इस खबर को छापने में अखबारों को परेशानी हो रही थी। एक आध अखबार ने इसकी कोशिश की, छपी भी, लेकिन अधिकांश अखबार इसको दबा के बैठ गए। उन दिनों या उसके ठीक कुछ दिन पहले से मीडिया में एक चर्चा थी, मीडिया हाउस में होती थी, लगभग सभी मीडिया हाउसों में, कि हम किसकी खबर छापें। उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये दौर नहीं था, ये उसका जलवा था। तो प्रिंट मीडिया का जलवा बचा हुआ था, उसकी तेज़ी भी बची हुई थी और उसका तासीर भी था। तो उस समय में एक बात चली थी कि हम खबर किसकी दिखाएं जिससे अखबारों को आमदनी हो, जिससे अखबार को आर्थिक लाभ हो, उसका दिखाएं, कि उसका भी दिखाएं जिससे हमें कोई लाभ नहीं है लेकिन समाज के लिए ज़रूरी तत्व है। तो धीरे धीरे जो यह भावना थी कि खबर हम उसकी दिखाएं जो हमारा अर्थ पोषण करता है, वो बड़े विज्ञापन दाता लोग हैं, वो सरकार की एजेंसियां हैं, वह और भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विज्ञापन संस्थान भी हैं। तो उन दिनों से यह प्रवृत्ति बढ़ी और 2000 इस शताब्दी के यह बहुत अपने चरम पर अब आ गई है। हम सवाल करना हमने लगभग 1 दशक पहले या 1.5 दशक पहले छोड़ दिया। हमने इन्वेस्टिगेशन भी छोड़ दिया। हम कोई खोज नहीं करते हैं। कोई राजनेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई अफसर कुछ भी बोलता है, हम एज इट इज छाप देते हैं। हम यह भी नहीं देखते हैं 1 महीने के बाद कि जो घोषणा सरकार ने की थी वह कितनी पूरी हुई। अर्थात एक डीएम, एक सीएम और एक पीएम ये देश को चला रहा है, ऊपर से नीचे तक यही लोग चलाते हैं, और इनकी खबर अखबारों में छपती है। तो अखबार एक कहिएगा वो जनता से धीरे धीरे प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कटता रहा, लेकिन उसने मध्यवर्ग, शहरी मध्यवर्ग का पोषण किया, वह उसका एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया। अब उसकी कीमत आप चुका रहे हैं, मीडिया चुका रहा है कि हम देश की बहुमत जनता जो है उससे कटे हुए हैं, और एक अल्पमत जो अंश है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, प्रेशर वाला अंश है, जो प्रेशर डालता है, सत्ता को अपनी ओर झुकाता है,
उसके हम पोषक बन गए हैं, उसके हित रक्षक बन गए हैं, बहुमत के हित रक्षक हम नहीं रहे। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि मीडिया अपनी साख गंवाती चली जा रही है। मीडिया, यह बात सही है कि आज अखबार का उत्पादन, प्रिंट मीडिया की बात मैं करूं तो महंगा है, बहुत कीमती है। एक आदमी से उसको बहुत आप एफर्ट नहीं कर सकता एक सामान्य आदमी। लेकिन अगर हम खबर पढ़ना चाहते हैं, खबर जानना चाहते हैं, तो हमको अखबार पर जाना पड़ेगा और वह जाने में हमको कीमत अधिक देनी पड़ेगी और अखबार को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप पाठक से चाहते हैं समर्थन, उसका सहयोग चाहते हैं, तो आप यह कुर्बानी दीजिए कि सामाजिक आर्थिक सत्ता जो है, जो राज सत्ता है अमूमन, उससे भी आप लड़ेंगे। तो हम न राज सत्ता से लड़ रहे आज की तारीख में, न हम सामाजिक सत्ता से लड़ रहे हैं, न आर्थिक सत्ता से लड़ रहे हैं। हम एक निर्वीर जी सेना की तरह हो गए हैं। चलिए मधुकर जी, ठीक इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए मधुकर जी से सवाल है कि पाकिस्तान में कुछ अखबार, डॉन जैसे अखबार हैं, जो कीमत के आधार पर वो आप खबरों को सहारे जैसे भी वो परोसते हों, लेकिन जो लागत मूल्य है उसमें कैसे उससे कुछ ज़्यादा पैसा लेकर हम सिस्टम को चलाइए। जो हम अपने यहाँ जो अखबारों को लेकर, या चैनल में भी ये चीज़ें हैं कि हम सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहे हैं, अखबारों में भी ये प्रवृत्ति, और इसमें हम सब कुछ लुटा दिए। जो अब हमारी निर्भरता सरकार पे बनी, आज हम सवाल नहीं कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम जनता को फ्री पढ़ाने की कोशिश करने लगे। जबकि ये जो अर्थनीति रहा अखबार और मीडिया हाउस का भी, जैसे हम लोग चैनल चलाते हैं, करोड़ रुपये जो प्रसारण करता है उसको हम लोग देते हैं, लेकिन जनता से, और वो जनता से पैसा ले रहा है, लेकिन हम अपना फ्री में उसको दिखा रहे हैं। इस मार की वजह से सारा जो टेलीविजन नेटवर्क का जो मीडिया हाउस है, उनकी भी स्थिति बुरी इस वजह से है। तो क्या लगता है कि अब इस कोरोना संकट के बीच, या कोरोना संकट से जब हम बाहर निकलते हैं, तो मीडिया हाउस को ये सोचना होगा कि हम किसके साथ खड़े हों, और अगर हम जनता के साथ खड़े होते, क्योंकि अब सरकार के साथ खड़े रह के दिख गया कि ना हम पत्रकार रहे, ना हम अपनी नौकरी बचा सके, तो हम कम से कम जनता के साथ खड़े रहे, उन्हीं के साथ सत्तू पी के तो कम से कम ये लड़ाई लड़ें। तो ये वक्त, ऐसा लगता है आपको कि आने वाला वक्त कुछ मीडिया हाउस में या मीडिया से जुड़े हुए लोगों के बीच एकमात्र विकल्प यही बचा है कि अब आपको योद्धा अगर कहा जा रहा है तो योद्धा की तरह आपको सामने आना पड़ेगा? मीडिया है, इसकी भूमिका मजबूत, समझदार और गंभीर विपक्ष की होनी चाहिए, ताकि वह चीज़ों को सरकार की आंख में उंगली डाल करके बताए। जो भी शासक हैं उनको उंगली डाल करके बताए कि यह आप गलत कर रहे हैं और यह गलत है, यह कहने का साहस हो। अब कोरोना संकट की वजह से जो प्रभाव पड़ने वाले हैं, उस अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है, और आने वाले दिनों में इस प्रभाव का प्रभाव मीडिया हाउस पर भी पड़ने वाला है, पत्रकारों पर भी पड़ने वाला है। पत्रकार अब जनता के साथ खड़े हो पाने की स्थिति में भी अपने को नहीं पा रहा है। इतनी सारी सुविधाएं पाल ली है, इतने सारे अपने ये पैर बढ़ा दिए हैं कि जो चादर है उस चादर में उनका पैर अट ही नहीं रहा है। वो खुशामदी बन जाएंगे, वो चमचे बन जाएंगे, और वो जा करके जनता के साथ खड़े होने में उनको लगता है कि उनके शरीर से पसीने की बदबू आ रही है और जहां लेवेंडर की खुशबू आ रही है वहां जाएंगे। लेकिन अगर इस देश को बनाना है, तो इस देश को बनाने के लिए हम भारत के लोग का जो सबसे बड़ा पार्ट जनता है, उस जनता के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। बगैर उनके साथ जुड़े, उनकी आवाज़ उठाए हुए हम भारत के लोग की कल्पना जो संविधान में की गई है उसके अनुरूप का भारत नहीं बना सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस धरती पर हर व्यक्ति, हर जीव की जरूरत पर पूरी करने के लिए प्रकृति ने सब कुछ दिया है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का लालच पूरा करने के लिए भी यह पृथ्वी कम पड़ जाती है। आप देखिए मीडिया हाउसेज में खबर क्या आती है कि फला इंस्टीट्यूट से निकले हुए लड़कों को 50 लाख में, 1 करोड़ रुपए में, 1.5 करोड़ रुपए में हायर किया गया। यह खबर आती है कि इस इंस्टीट्यूट के लोग जो है, ये क्या नाम है, किस मालिक ने कितना ज्यादा फायदा बढ़ा दिया
फायदा किसके कॉस्ट पर, पैसा कहां से, वो किसका लूट रहा है? एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गया, कैसे बन गया? जादू होता है क्या? पेड़ से पैसा तोड़ के लाता है क्या? समुद्र में जो बह रहा है उसमें से पैसा बटोर कर लाता है? कहीं तो गड़बड़ है। उस गड़बड़ पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि उसका जो बॉस है वहां बैठा हुआ वो 9 करोड़ के पैकेज में है, 1 करोड़ रुपए की पैकेज में है, और वो अपना सीधा साठगांठ किए हुए है। उसको लगता है कि हमारी कुर्सी तो हिलने वाली नहीं है, हमारी कुर्सी तो हमेशा के लिए सुरक्षित है, और ये 9 करोड़ 1 करोड़ रुपए से उतनी पूंजी इतनी इकट्ठी कर ली है कि उस पूंजी से उसकी जिंदगी चल जाएगी, बाकी भाड़ में जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। पत्रकारिता के नाम पर जो सारा कुछ हुआ, आप देखिए कि 90 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, खास करके 2000 के बाद एकदम बाढ़ आ गई। क्यों बाढ़ आ गई? इसलिए कि सरकारों में एम्प्लॉयमेंट घटा, प्राइवेट में जो ऑटोमेशन हुआ, ऑटोमेशन की वजह से रोजगार घटा, रोजगार नए सृजित नहीं किए गए, तो लोगों को चला कि यही एक रोजगार है। ब्लैकमेल करने का भी रोजगार है, धंधा करने का भी रोजगार है, एक सम्मानजनक रोजगार है, डीसी के साथ बैठेंगे, पीएम के साथ बैठेंगे। लेकिन ये लोग पत्रकारिता का पौ भी जानते हैं, जर्नलिज्म का जे भी जानते हैं, ये पूछिए उनसे, ये सबसे बड़ी चीज है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर, पढ़ाई के बावजूद कीमती वक्त दिया और आप उन चीजों को भी सामने रखा जिन चीजों को लेकर हम अक्सर चर्चा करते हैं। अब चलिए, हमारे साथ अभिसार शर्मा जी दिल्ली से जुड़ गए हैं, और अब अभिसार शर्मा जी से भी कुछ सवाल करें। एक बागी पत्रकार के रूप में, एक देशद्रोही पत्रकार के रूप में कई पत्रकारों की पहचान है उसमें। चलिए अभिसार जी नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े हैं। एक कुछ अनौपचारिक बातचीत भी हो पत्रकारिता, और उसको तो उन चीज़ों पर तो हम बात करते ही रहते हैं। आज आप जंगली तरीके से चिकन बनाने की भी बात कर रहे थे, सुबह आपसे हमारी बात हो रही थी, उसी तेवर में खाना वाना खा के आप सामने आए हैं। तो एक सवाल कि आज जो हम लोग के यहाँ मिथिलांचल में कहावत है, मतलब जात भी गंवाए और स्वाद भी नहीं पाए। आज मीडिया हाउस में जो काम करने वाले लोग हैं, ना तो वो सवाल पूछने की स्थिति में है, ना नौकरी बचाने की स्थिति में। ये सवाल पूछते तो चलिए, कम से कम ये होता है कि चलिए आज के दौर में कि हम बाहर भी हैं तो कम से कम सवाल पूछ कर बाहर निकले। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि अब बहुत मीडिया हाउस बिहार में भी बहुत सारे अलग अलग प्रांतों से भी खबर आ रही है, आपसे भी हमारी बात हुई, कब किस समय मीडिया हाउस बंद हो जाए कहना मुश्किल है। तो हम जिस सरकार के सहारे सोच रहे थे कि चलिए हमारी जिंदगी आराम से चल जाएगी, आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में मैं भी हूं, और जो आज करोड़ों के पैकेज पाने वाले हैं उनकी भी कुर्सी डुल रही है कि भाई आप सवाल नहीं किए तो नौकरी बच जाएगी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसको लेकर आपकी हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आप क्या होने वाला है मीडिया हाउस में भी, या मीडिया सेक्टर में क्या होने वाला है इस कोरोना संकट की वजह से। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं संतोष जी। अभी क्या हुआ है, 3 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई है, आप जानते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक और पत्रकार हैं जो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हैं, और उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह कहां हैं, बस ये कहा था और कुछ नहीं कहा था। और आप जानते हैं कि दिल्ली के दंगों के दौरान भी अमित शाह नदारद थे। आप ये भी जानते हैं कि उस दौरान अजीत डोभाल मैदान में उतरे थे, अमित शाह कहीं भी नहीं दिखाई दिए थे। अभी पिछले कुछ दिनों से भी पूरी तरह से वो नदारद थे। और आप जानते हैं कि दिल्ली चुनावों में अमित शाह कितने सक्रिय थे। अब ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है कि कहां है गृह मंत्री। अब क्या आप जानते हैं कि उन 3 पत्रकारों में से एक ने उस पत्रकार के जवाब में कहा कि हमारे गृह मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हक किसने दिया सवाल पूछने का। यह कल्पना से भी विचित्र है कि अगर कोई पत्रकार गृह मंत्री का स्पोक्सपर्सन बन के रह गया है। आपको याद होगा, आज से 2 या 3 साल पहले की बात है, जब जनरल वीके सिंह ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रेस्टिट्यूट। उसके जवाब में आपको याद होगा रवीश ने एक लेख लिखा था, और आप जानते हैं उस वक्त फील्डिंग करने कौन आ गया था जनरल वीके सिंह के लिए। फील्डिंग करने के लिए एक पॉकेट साइज दंगाबाज एंकर आ गया था, जिसने कासगंज में एक झूठी खबर चलाई थी, जिसके चलते कासगंज में माहौल और बिगड़ सकता था। तो एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज चल रही है कि पत्रकारों की फील्डिंग करने, उनका स्पोक्सपर्सन बनने, पत्रकार जो हैं, माफ कीजिएगा, नेताओं की फील्डिंग करने पत्रकार आ रहे हैं मैदान में। इस तरह से ये कभी हुआ है, इस तरह से खुलेआम इस तरह से फील्डिंग करना, और आप अपने ही बिरादरी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर। तो देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं, आपकी विश्वसनीयता तभी है जब आप अपना बुनियादी काम करेंगे। और आपका बुनियादी काम क्या है कि आप सवाल करें, सीधा सवाल करें, और सवाल उससे ही किया जाएगा जिसके हाथ में ताकत है, जो
इस जो ये मादा रखता हो कि चीजों को पलट सके। अब जब गृह मंत्री से एक साधारण सवाल पूछा जाता है तो हमारे कुछ पत्रकार बंधु इतना बौखला जाते हैं जैसे घर की बात हो गई हो बिल्कुल। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आपकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी, जब आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, तो आप में कौन इन्वेस्ट करेगा। ऊपर से देश की अर्थव्यवस्था ही ऐसी चली आ रही है। यह सिर्फ कोरोना संकट का देन नहीं है, उससे पहले भी आप जानते हैं कि सरकार के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था। आज भी देखिए, आपने अगर गौर किया हो निर्मला सीतारमण का बयान, क्या हुआ था आप जानते हैं ना, कि टाइम्स नाउ का एक सर्वे आया है जिसमें पता चला है कि 23 मई की तुलना में जब ये सरकार जीतकर आई थी, उसकी तुलना में इस वक्त प्रधानमंत्री का 8% जो है ग्राफ बढ़ गया है लोकप्रियता का। ये वो सरकार है, जीडीपी की बात कह रही थी कि 5 ट्रिलियन के लिए हम 8% जीडीपी हासिल कर लेंगे। तो आप 8% जीडीपी ना हासिल कर पाए, एक तथाकथित सर्वे का आप हवाला दे रही हैं, वित्त मंत्री उस तथाकथित सर्वे का हवाला दे रही हैं। यह आपको बहुत अजीब नहीं लगता? अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्टोपियन फ्यूचर। हम उस डिस्टोपियन फ्यूचर में हैं जहां वित्त मंत्री पैंडेमिक के बीच, एक महामारी के बीच में एक ट्वीट करती है कि हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। मतलब ये सब बहुत ही अजीब और गरीब चल रहा है। और जब कोई पत्रकार इस पे सवाल करता है, क्योंकि बहुत कम लोग रह गए हैं, बहुत कम लोग रह गए इस तरह का सवाल करने वाले, तो जब पत्रकार इस तरह का सवाल करता है तो आप उसे तमाम चीजों से नवाजते हैं, जैसे आपने मेरे परिचय में भी कह दिया। तो वो तमाम चीजें एक तरह से चल ही रही हैं। संतोष जी, क्या कह सकते हैं? अच्छा, एक अभिसार जी, क्या लगता है जो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं पत्रकारिता को लेकर, अभी कोरोना संकट में ही देखिए जो बुनियादी सवाल हैं, जो उम्मीद करते हैं कि चाहे मजदूर चल रहा है वो किस हाल में है, ट्रेनें कितनी चल रही हैं, या फिर ट्रेन चलाने में समस्याएं क्या। अब 85-15 का ऐसी खबरें को लेकर विवाद शुरू हुआ कि आखिर कौन पैसा दे रहा है, किससे पैसा ले रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, मजदूर खुद टिकट लेके अपने पास लेके आ रहा है। तो ये जो सवाल एक मीडिया कर्मी को करना चाहिए कि भाई 85-15 पर आखिर झूठ कौन बोल रहा है। अभी तो लगता ही नहीं है कि इस खबर को लेकर भी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। ऐसे कई सवाल हैं। अब पीपी किट नहीं है, डॉक्टर के पास मास्क नहीं है, लॉकडाउन से पहले भी ये समस्या थी, लॉकडाउन के बाद भी ये समस्या है। आखिर देश में रिसर्च क्या चल रहा है, इसको कोरोना से फाइट करने के लिए क्या क्या काम हो रही हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक प्रेस ब्रीफिंग होता है 4 बजे जिसमें आपको कोई सवाल नहीं करना है। एक पता नहीं क्यों क्या स्थिति बनी है, बिहार से लेकर दिल्ली तक ये स्थिति बनी है। ये पीआरडी डिपार्टमेंट में अधिकारी आते हैं, एक वीडियो रिकॉर्डिंग होता है उनके ब्रीफिंग का, सवाल पूछना है तो 3 घंटे पहले उन्हें प्रश्न भेजिए। ये स्थिति हर जगह, क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं जा सकते हैं मीडिया कर्मी, इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच जो मीडिया दिख रहा है, हमें कहा जा रहा है कोरोना योद्धा आप हैं, नवाजा जा रहा है, हमें भी फूल बरसाया गया कि ये कहते हो कि मीडिया कर्मी भी कोरोना योद्धा है। क्या आपको लगता नहीं कि इस जो एक नाम देकर ही सही हमें वो सारी चीजें जो हम जिसके लिए कौन सा किसका योद्धा है, हमें तो पब्लिक के लिए खड़े होना चाहिए। ये जो बदलाव हुआ है मीडिया में, क्या लगता है इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा इस संकट के बाद? देखिए, दूरगामी प्रभाव जैसे, बिल्कुल दूरगामी प्रभाव जैसे कि सीधे आपकी विश्वसनीयता पर पड़ रहा है। और देखिए, ये जो तमाम चीजों का आपने जिक्र किया, चाहे सरकार का ये दावा कि हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं, और आप अब तक समझ ही गए होंगे ये 85% सब्सिडी, जैसे कि आप जानते हैं सरकार पहले से ही दे रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर सवाल यह है कि आपने इतना गजब का स्पिन दे दिया, इतना गजब का ट्विस्ट दे दिया कि हम मजदूरों से पैसा नहीं ले रहे हैं, तमाम चीजें सरकारी दस्तावेज का हिस्सा है। यही सरकारी दस्तावेज दिखा के आपको सरकारी प्रवक्ताओं को ग्रिल करना चाहिए। बीजेपी के वो नेता जो सरासर झूठ बोल रहे हैं संबित पात्रा सरीके, उनको आपको कटघरे में रखना चाहिए। आप गुजरात सरकार का फरमान देखिए, अश्विनी कुमार के नाम से स्पष्ट है कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाएगा और मजदूरों से पैसे लिए जाएंगे। बीके यादव का बयान देखिए, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पैसा इसलिए ले रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि बेवजह मजदूर जो हैं वो रेलवे स्टेशन आ जाएं, मानो ये मजदूर पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं बिहार या उत्तर प्रदेश। ये तमाम चीजें बाकायदा सरकारी दस्तावेज का हिस्सा हैं। मैंने इसलिए तो आपसे कहा कि इस देश में इस वक्त कल्पना से विचित्र चल रहा है। आप सरकार को सरकारी दस्तावेज पे ग्रिल कीजिएगा ना, ये तमाम चीजें सरकारी दस्तावेजों का हिस्सा हैं। बिहार के अंदर आपने ये कह दिया कि साहब क्वारंटीन सेंटर्स में मीडिया नहीं जाएगी, मगर आप खुद क्या कर रहे हैं? नवादा के अंदर मजदूर बेचारा क्वारंटीन सेंटर्स छोड़ के भाग रहा है,
और मैं एक चीज बोलने वाला हूं, कुछ लोग मुझे क्लासिस्ट होने का आरोप लगा सकते हैं, मगर आप जानते हैं कि हमारे मजदूर सामान्य तौर पर कितने बदतर हालात में जीते हैं। जो सामान्य तौर पर वो जिन घरों में रहते हैं वो इतने बदतर हालात में होते हैं। अब सोचिए अगर वो मजदूर भी क्वारंटीन सेंटर छोड़ के भाग रहा हो तो वहां कितने बुरे हालात होंगे। नंबर 1, पटना से सटा हुआ वैशाली जिला है। आपने 40 मजदूरों को बगैर क्वारंटीन सेंटर्स में डाले उनको भेज दिया। आप सोच रहे हैं, देखिए हो क्या रहा है, हमारे जो मजदूर अब भेजे जा रहे हैं उनकी कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। आज की तारीख में आपके पास कोई टेस्टिंग किट नहीं है। आपका आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च चाइना से टेस्टिंग किट मंगवाता है, बाद में पता चलता है नहीं साहब इसमें प्रॉब्लम्स हैं, फिर आप अगले दिन ही बयान जारी करते हैं कि नहीं हुजूर ये मत यूज कीजिए, इसमें दिक्कतें हैं। अब आपके पास टेस्टिंग किट्स नहीं है, आपका मजदूर जा रहा है बगैर टेस्टिंग किए वो घर जा रहा है, और उसको फिर आप 40 मजदूरों को वैशाली के अन्य गांव में आप झोंक देते हैं। आपको अंदाजा है आप कर क्या रहे हैं। और मीडिया यह सवाल नहीं कर रहा है। मीडिया क्या सवाल कर रहा है? तबलीगी जमात के बहाने आप पूरे मुस्लिम कौम को, मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। मतलब तबलीगी जमात का दोष है, मगर मैं लोगों से सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर आपको तबलीगी जमात पे सवाल करना है तो आपको पहला सवाल यह करना चाहिए, जब महाराष्ट्र पुलिस तबलीगी जमात के आयोजन की अनुमति नहीं देती है मुंबई में 14 और 15 मार्च की, जब यह काम महाराष्ट्र पुलिस कर सकती है तो दिल्ली पुलिस, जो कि गृह मंत्रालय और अमित शाह के अंतर्गत आता है, वो दिल्ली पुलिस आखिर क्यों आयोजन की अनुमति देती है तबलीगी जमात को? क्या सोचकर आयोजन की अनुमति देती है? नंबर 1। नंबर 2, साथ में सटा हुआ है पुलिस स्टेशन, निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन, आप क्या कर रहे थे? नंबर 3, जो तबलीगी जमात के तमाम विदेशी डेलीगेट्स अंदर आए भारत के अंदर, आप जब ये कह रहे हैं कि हमने 15 जनवरी से हमने लोगों को क्वारंटीन करना शुरू कर दिया था, देश में घुसने वाले लोगों को आपने बाकायदा 27 जनवरी को फरमान लगा दिया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो आपने उन विदेशी डेलीगेट्स की जांच क्यों नहीं की? हाँ। ये तमाम चीजें, ये सवाल अगर ये मीडिया पूछेगी तो जवाबदेही तय होगी सरकार की। मुझे प्रॉब्लम इस बात पर है, आप कटघरे में रखिए तबलीगी जमात को, करना चाहिए, मगर फिर आपको कटघरे में रखना चाहिए तमाम ऐसे लोगों को। सबसे पहली जवाबदेही सरकार की बनती है। जनता हांक दी जाती है, ठीक है, हम इनके जो धर्मगुरु हैं उन्हें हांक देते हैं, मगर सरकार से सवाल करना चाहिए। मगर जैसे मैंने आपको शुरू में मिसाल दी, जब किसी ने पूछा कि गृह मंत्री कहां है तो एक पत्रकार कूद पड़ा जिस पर एफआईआर है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई गृह मंत्री से सवाल करने की। तो बहुत ही अजीबोगरीब बात चल रही है इस देश में। एक ब्रेक ले लेते हैं, बस 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, और एक सवाल, क्योंकि हम ये सवाल जानना चाहते हैं आपसे भी। वो दौर था जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, फिर कई तरह के घोटाले हुए, अन्ना आंदोलन हुआ, आप लोग चीख कर सरकार से, मनमोहन सिंह से सवाल कर रहे थे। और ये 4-5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया इस देश के पत्रकारों को कि सवाल पूछने वाले तो छोड़िए, जो पत्रकार सवाल करते हैं उनसे आप सवाल करने लगते हैं। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सबों का स्वागत है। और अभिसार शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। याद करिए वो दौर 2012, 13, 14 का वो दौर, आप लोग चीख कर कोलगेट घोटाला, क्या क्या किस किस घोटाले की चर्चा नहीं कर रहे थे दिल्ली में आप। अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन में लगा जैसे सरकार के खिलाफ सारी मीडिया खड़ी हो गई थी। आप तमाम लोग स्टूडियो छोड़कर रामलीला मैदान पहुंच गए थे। फिर निर्भया कांड हुआ, सरकार को उसी तरीके से आप लोगों ने घेरने की कोशिश की। ये आखिर 4-5 वर्षों के अंतराल में ऐसा क्या हुआ मीडिया के अंदर कि सारे के सारे ऐसे लोग जो सवाल करने वाले लोग थे आज घर पे हैं, और चीजें बदल गई पूरी तरह। वो घर पे रहे या ना रहे, वो अगर आप आज पत्रकार भी हैं तो वो सवाल नहीं कि वो तेवर कहाँ चला गया, या संस्थान जो अनुमति दे रही थी आपको कि आप जाइए सवाल कीजिए, अन्ना आंदोलन में खड़े होकर दिन भर आप लोग लाइव कर रहे थे, बिना पानी पिए हुए, बिना खाना खाए हुए। लग रहा था जैसे वाकई में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े आंदोलन का आगाज मीडिया कर्मियों ने किया है। बड़ी तारीफ भी हो रही थी, चलिए देश देश में आंदोलन हो रहा था, उसमें मीडिया की बड़ी भूमिका थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो पूरा तंत्र, मीडिया का जो वो तंत्र था, वो 1-2 साल के अंदर ही ऐसे ही लगा कि ये ताश की पत्तों की तरह था और भरभरा कर गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या रही? देखिए, इसकी वजह होता क्या है, लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आज की तारीख में
हमें जो तमाम शब्दों से नवाजा जाता है, आपने जो चीजें मेरे बारे में बताई वो सब जानते हैं 2014 से पहले। बीजेपी के नेता भी जानते हैं 2014 से पहले अभिसार शर्मा क्या थे, क्या करते थे, वो तमाम चीजें होती रही। हुआ क्या है जो मैं पहले भी बता चुका हूं और आपके दर्शकों के लिए फिर से बताना चाहता हूं। ये सरकार चूंकि एक व्यक्ति विशेष के करिश्मे पर आधारित है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये और जब आप उस व्यक्ति पर सवाल करते हैं तो जाहिर सी बात है उस सरकार की काबिलियत पे सवाल होता है। तो जब एक व्यक्ति विशेष के करिश्मे पर एक पूरी सरकार आधारित होती है तो सवाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यह सरकार कई फ्रंट्स पे काम करती है। मैं आपको मिसाल देता हूं। मसलन नृपेंद्र मिश्रा तो अब पीएमओ में है नहीं। नृपेंद्र मिश्रा जब पीएमओ थे तो वो प्रोपराइटर्स से संपर्क साधे रहते थे, यानी कि बड़े मुद्दों को लेकर। और ये नृपेंद्र मिश्रा होते थे जो उनके कान उमेटते थे अपने तरीके से। और फिर दूसरे और तरीके थे, दो और मंत्री थे, मसलन मौजूदा रेल मंत्री और स्वर्गीय अरुण जेटली। इनका ताल्लुक, इनका जो संपर्क रहता था वो एडिटर्स से होता था। कोई भी अगर कोई प्रतिकूल खबर होती थी तो उस पर। फिर एक तीसरा जो हिंदी चैनल्स के साथ जो अनिल बलूनी हैं, मीडिया सेल के इंचार्ज हुआ करते थे, अभी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अमित शाह के बहुत करीबी थे, वो लगातार मीडिया चैनल से संपर्क में होते थे। वही दरअसल मीडिया चैनल्स, अगर कोई मीडिया चैनल कोई बहुत उल्टी सीधी जो सरकार के लिए असहज करने वाली स्थिति या कोई खबरें चलाए, तो ये अनिल बलूनी का काम था, जिसमें वो बताया करते थे कि साहब अब हम आपको बॉयकॉट कर रहे हैं। और यही हुआ, पत्रकारों को बॉयकॉट किया गया, चैनल्स को बॉयकॉट किया। मैं आपको 2-3 मिसालें दे भी सकता हूं। रवीश ने अक्सर इस बात का जिक्र किया है, अपनी भी मिसाल दे सकता हूं। चूंकि मेरा एक खास अंदाज है सवाल करने का, तो मुझे याद है मैं डिबेट्स किया करता था, फिर अचानक डिबेट से हटा दिया गया। तो मैंने अपने एडिटर से पूछा था कि इसकी वजह क्या थी। तो पहले तो काफी दिनों तक टालते रहे। बाद में उन्होंने बताया कि देखिए ये बीजेपी की तरफ से फरमान है कि अगर अभिसार शर्मा रहेगा तो हम डिबेट्स में प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। तो एक बहुत ही अजीब और गरीब विडंबना है, यानी कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके बहुत ही बेहतरीन वक्ता हैं। इस पार्टी के आप इतिहास में डालिए। देखिए, मैं भी जब कॉलेज में था तो मेरा वैचारिक सहमति जो है ना वो एबीवीपी के साथ थी। और उसकी एक वजह थी, क्योंकि इनके जो तमाम नेता थे बहुत ही बेहतरीन वक्ता थे। मगर एक अजीब और गरीब आयरनी है कि यही पॉलिटिकल पार्टी जो है सवालों से डरती है। हालांकि मैं जैसे बता दूं कि 1999 से 1998 से 2004 का भी मैंने दौर देखा है। उस वक्त ये दिक्कत नहीं थी बीजेपी के साथ, अब ये दिक्कत आ गई है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप जो मर्जी कह लें कि वो जो भी करते हैं, मगर वो शख्स हर 2 दिन के बाद प्रेस के सामने होता है और प्रेस उसकी बखिया उधेड़ रही होती है। हमारे प्रधानमंत्री जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है, उन्होंने एक तरफा संवाद किया है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, राहुल गांधी अभिजीत बैनर्जी, रघुराम राजन के साथ संवाद कर रहा है। ये काम किसका होना चाहिए? इस तरह का विश्वास प्रधानमंत्री को पैदा करना चाहिए अपने देश की जनता में। आप एक तरफा संवाद कर रहे हैं, आप जो एक तरफा संवाद कर रहे हैं उसका संदेश भी गलत जा रहा है। ताली बजाओ, थाली बजाओ, वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। मोमबत्ती जलाओ, लोगों ने घर जला दिया। मेरे ख्याल से बिहार में एक जगह पे बस्ती में आग लग गई थी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि व्हाट इज द बिग मैसेजिंग। बिग मैसेजिंग में आप पूरी तरह से फेल रहे हो। जवाबदेह आप बिल्कुल नहीं हो, अकाउंटेबल नहीं हो। अब जब आप अकाउंटेबल नहीं होते तब आप इस तरह के चीजें अपनाते हो जिसमें आप चैनल्स पर दबाव डालते हो। छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर एक चैनल है, उसके कुछ 1-2 पत्रकार कठिन सवाल किया करते थे। अचानक क्या होता है कि एक बाबा जी का फर्म है, वो बाबा जी अपने तमाम एड्स विड्रॉ कर लेते हैं। वो चैनल को सरकारी एड, जब तक वो पत्रकार थे, मैं आपको एक छोटा सा वो दे रहा हूं, 7 या 8 लाख मिल रहे होते हैं। मगर जैसे ही वो पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है या वो निकल जाते हैं, वो 7 या 8 लाख संतोष जी 8 करोड़ हो जाता है। और ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना बिल्कुल नहीं है। तो ये हकीकत है।
ये अलग अलग तरीकों से, और वो जो बाबा जी का फर्म है वो वापस उनमें ऐड भी देने लगता है। माफ कीजिएगा मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं लेने की ये जरूरत तमाम नहीं है। चीजें जो होती हैं जब तक आपके पास बहुत ही, हाँ बिल्कुल, आप तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये तमाम चीजें हकीकत हैं और ये सरकार भी जानती है। और देखिए, अगर आप आज की तारीख में ऐसे सवालों पर अंकुश लगा दो, ऐसे पत्रकारों पर अंकुश लगा दो, तो आप एक निहायत ही बौनी मानसिकता की प्रजा को जन्म दे रहे हैं। वो जनता जो अपने सरकार से सवाल नहीं करती है, वो जनता जो ये तमाम गलतियां चल रही हैं, जो तमाम दिक्कतें चल रही हैं, जिसमें हमारे 50 से 60 मजदूर सड़क पे चलते चलते मारे गए हैं, उसके लिए भी वो खुद को दोषी मानती है। अच्छा, तो ये एक बहुत ही अजीबो गरीब स्थिति है। तो ये आपके उस सवाल, हाँ, अभिसार जी, एक आखिरी जी। सवाल आपसे है, ये रहेगा जो अमूमन देखिए, ठीक है, सरकार अपने तरीके से जो लोअर मीडिया, मतलब हम लोग जो नीचे काम करते थे अखबार में, डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट जहाँ, मतलब जो सरकार के खिलाफ गुस्सा लोगों में रहता था, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा में रहता था, वो अखबार के दफ्तर पहुंचते थे, मीडिया हाउस पहुंचते थे। हम लोग उनका बाइट चला दिए, उनकी खबरें चला दी, उनका गुस्सा इतना जरूर होता है, चलिए हम अपनी बात रख दी। ये जो बात अब नहीं रखने की जो बात हो रही है, धीरे धीरे लोगों में स्वाभाविक तौर पर है कि आक्रोश बढ़ता जा रहा है व्यवस्था के खिलाफ, कि अब मीडिया भी खबर नहीं दिखाती है हमारी, वो उसकी बात भी हम लोगों को गाली उसकी सुननी पड़ती है, अरे आप लोग तो बिक गए हैं। ये जो एक बैलून फूल रहा है सोसाइटी के अंदर में, जो अपनी बात रखने का है, क्या सरकार और सत्ता ये चीजें समझ नहीं रही है कि भाई ये जो हम अगर मीडिया में 10 खबरें आ भी गई, बहुत तरह का इमेज उसके आधार पर अब बदलने की कोशिश सोचते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। ये जो दबाव बन रहा है सोसाइटी के अंदर में, उनके अंदर जो उबाल पैदा ले रहा है, अरे हमारी खबर तक नहीं चल रही है, इसका क्या असर हो सकता है आने वाले समय में। और एक और सवाल, आपको क्या लगता है कि ये जो हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ना अब हम पत्रकार रहे, ना पैरोकार भी रहे, और खास करके अगर बीजेपी की बात करें, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, एक दौर था जिनका मीडिया से सबसे बेहतर रिश्ता रहा करता था। जब मनमोहन सिंह और हमारे यहाँ बिहार में लालू यादव जैसे लोग भी सत्ता में थे, तो बीजेपी सुशील मोदी की खबरें प्रमुखता से इसलिए चली जाती थी कि उनका बेहतर रिश्ता रहता था। ये जब लोग सरकार में आए तो ये इस प्रोसेस को क्यों बंद किए, वो कि विपक्ष की आवाज नहीं उठनी चाहिए, जनता का आवाज मीडिया में नहीं आनी चाहिए, ये सोच इनके अंदर में कैसे डेवलप किया? क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर यही लोग सत्ता में रहेंगे, कल अगर सत्ता से ये बाहर निकल जाए, तो अगर हम आप मीडिया में रह गए तो किस चेहरे से लेके हमारे आपके पास ये आएंगे कि देखिए मेरी बात नहीं छप रही है। देखिए, इस सरकार ने जाने अनजाने में एक फॉर्मेट पेश कर दिया है भविष्य में आने वाली सरकारों के लिए, कि आप मीडिया हाउसेस पर किस तरह से दबाव बनाएं। ये जो विश्वसनीयता खोई है मुख्य धारा की मीडिया में, हालांकि मैं फर्क करना चाहूंगा संतोष जी, मुख्य धारा की मीडिया और दूसरी तरफ जिसे आप वैकल्पिक मीडिया कहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, आप जैसे पत्रकार जो हैं उनकी बात मैं अगर कर रहा हूं, तो देखिए 2 तरह के हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब भी सही मायनों में अपने सवाल कर रहे हैं। मैं जिन 3 मंचों के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं बेबाकी से अपने सवाल करता हूं, तो वो फर्क है। मुख्यधारा की मीडिया पूरी तरह से असफल रही है। पहले जो आपने सवाल किया था, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा जनता के सवाल, देखिए माफ कीजिएगा मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर जनता के दोहरे मापदंड है। आप लोग हमें कॉल करते हैं कि साहब मेरे कॉलेज में ये दिक्कत है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, सरकार ये नहीं कर रही है, मगर होगा क्या? बाद में वोट तो आप उसी हिंदू मुस्लिम छद्म राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर जाके दे देते हैं। हाँ, मुद्दा दिक्कत क्या है, माफ कीजिएगा, जनता भी दोगली है इस मायने में, क्योंकि आप जब वोट देने जाते हो तो आप उन्हीं बुनियादी और सकरे मुद्दे पे देते हो, मगर आपकी समस्याएं भी मुबाए खड़ी हैं। आपको समझना पड़ेगा, ये जो इस वक्त जो सरकार का ये बहुत ही जबरदस्त धतूरा इन्होंने चटाया हुआ ना हिंदू मुस्लिम का, होता क्या है, जब हम हमारा ब्रेन वॉश होते हैं ना, वी ऑलवेज लुक फॉर अ टारगेट, अपना गुस्सा निकालने के लिए। अब वो गुस्सा क्या है, वो टारगेट क्या है? तबलीग की जमात के बहाने मुसलमान हैं, तो वो हमें लग रहा है। सबसे दुख की बात मुझे लगती है कि आज मैं जिस मंच पर बात कर रहा हूं, यानी कि कशिश, और वो कशिश जिस राज्य में है, बिहार की एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है, सांप्रदायिक माहौल, दंगे यहां कभी नहीं हुए, ठीक है, यहां पे सांप्रदायिक माहौल नहीं रहा,
मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। एक चौबे जी का लड़का जो है प्रदर्शन निकालता है, यात्रा निकालता है, और जब एक शर्मा जी का लड़का सवाल करता है तो तुम शर्मा जी को लड़के को गाली देते हो, और वो जो चौबे जी का लड़का आधे बिहार या एक चौथाई बिहार को दंगे में झोंक देता है, और बिहार का रिकॉर्ड जो एक रहा है वो टूट जाता है। और एक और चीज की मिसाल देता हूं। देखिए, मैं शर्मा हूं, ठीक है। मेरी जो परवरिश हुई है संतोष जी, एक मध्यम वर्गीय फॉरवर्ड कास्ट हिंदू के तौर पर हुई है। मगर मेरे मां बाप ने जो मुझे शिक्षा दी है कि कभी इंसान और इंसान के बीच का फर्क ना हो, और वही मेरी पत्रकारिता में मैं कोशिश करता हूं लागू करने की। मगर बावजूद उसके मुझे याद है, क्योंकि मैंने बताया कॉलेज के दौरान मैं इंस्पायर्ड था एबीवीपी की विचारधारा से, या जब मैं देखता था वाजपेयी जी को बोलते हुए। मुझे याद है जब लालू जी ने अडवाणी जी का रथ यात्रा रोकी थी, तो एक बहुत नाराजगी थी लालू जी को लेकर फॉरवर्ड कास्ट हिंदूज को, खासकर जो बिहार के बाहर बसे हुए थे। मगर जब मैंने बाद में देखा कि 1990 से 93 के बीच उस रथ यात्रा से जो शुरू हुआ था मंजर, उन 3 सालों में 2500 लोग मारे गए, तो मुझे पता चला कि बॉस, ये आप भी जानते हैं कि वो रथ यात्रा क्यों शुरू हुई थी। वो राम मंदिर के लिए नहीं शुरू हुई थी। आप भी जानते हैं जॉर्ज फर्नांडिस का वो बयान संतोष जी, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि अडवाणी जी ने कहा था, चूंकि वीपी सिंह ने मंडल लागू कर दिया था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा है रथ यात्रा के अलावा। तो जो मुझे याद है, जब जो बात लालू जी ने कही थी, और आप उनकी डॉक्यूमेंट्री राम के नाम है यूट्यूब में, उन्होंने कहा था कि भाई जब मंदिर में जाने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, घंटा बजाने वाला इंसान ही नहीं रहेगा, तो मंदिर का क्या फायदा होगा। इतनी खूबसूरत बात ये कही थी। मगर उस वक्त मुझे याद है हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि आप एक खास विचारधारा से इंस्पायर्ड थे। आज की तारीख में हकीकत यह है कि ये जो धर्म का दतूरा है, एक अजीब और गरीब किस्म का विक्टिमहुड आपने पैदा कर दिया है मेजॉरिटी के अंदर, कि साहब हम ही शिकार हैं, हम ही पर अत्याचार हो रहा है। अगर आपका शासक आपको दबा कुचला, प्रोवोक कर रहा है, भड़काऊ बना रहा है, दबा कुचला बचा रहा है, तो इससे बुरी हालत कुछ नहीं हो सकती है। जिस व्यक्ति से, जिस विचारधारा से इंस्पायर्ड होते हैं, वो आपको प्रगतिशील बनाता है, वो आपको खुली सोच का बनाता है, आपको इनसिक्योर नहीं बनाता है संतोष जी। तो ये दिक्कत है। और रही बात आपने जो दूसरी बात कही, यकीनन जब सत्ता में होती है बीजेपी, मगर जैसे मैंने कहा 2014 के बाद की बीजेपी बदल गई है। ये बीजेपी नहीं है, ये मोदी जी की बीजेपी है, ये अमित शाह की बीजेपी है, और उसी की हमें झलक इस पार्टी में, उसके काम करने के अंदाज में दिखती है। मुझे याद है वाजपेयी जी के दौरान पत्रकारों के से उनके साथ क्या रिश्ते थे, आप भी जानते हैं पत्रकारों से क्या रिश्ते हैं। और एक अजीबोगरीब विडंबना है कि एक व्यक्ति विशेष की सोच को बचाए रखने के लिए अब आप सवालों का भी सामना नहीं करते हैं। इसका खमियाजा देश भुगत रहा है। हमारी जो प्रतिष्ठा है उस पर सवाल उठ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यह सब तभी होता है जब मीडिया लाचार हो, जब सरकार की जवाबदेही नहीं हो। और ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में वो एक डायलॉग है ना, वो कौन सी फिल्म, तनु इट्स मनु का, अभी तो हमें और जलील होना है। अभी तो ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिसार जी, आपने इतना वक्त दिया। और जिन चीज़ों से हम उम्मीद कर रहे थे, बड़ी बेबाकी से आप चीज़ों को रखिए, आपने उन चीज़ों को भी रखा है कि और हमारी भी कोशिश रहेगी कि देशद्रोही ही सही, कभी कभी वक्त ऐसा भी आता है कि जब इस तरह के नाम से नवाजे जाने वाले लोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं देशभक्त की श्रेणी में मानने जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिसार शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े। और एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रत्ना जी जुड़े हैं, दूरदर्शन के डायरेक्टर रही हैं, और इनसे भी हम इस इशूज पे बात करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना योद्धा की। जी हाँ, मीडिया कर्मी भी कोरोना योद्धा हैं। और क्या वाकई में हम योद्धा हैं या फिर हम नतमस्तक हैं? योद्धा के लिए जो शब्द हैं उसके हम उपयुक्त काम नहीं कर पा रहे, तो फिर योद्धा का मतलब क्या है? चलिए, सुकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुकांत जी से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। सुकांत जी, आप पूरी चर्चा के दौरान आप अलग अलग पत्रकारों की राय आपने जानी है। इस सिचुएशन से पत्रकारिता कैसे बाहर निकलेगा? एक आखिरी सवाल आपसे है। देखिए संतोष जी,
कुछ बात रवीश जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उसमें मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। रवीश जी ने कहा था कि संकट के से लड़ने के लिए कोई नेशनल कमांड नहीं है। तो स्थिति ये है देश की कि यहाँ जनतांत्रिक राजशाही है। जो चुनाव जीत के आ गया वह राजा है। आप देखेंगे दिल्ली से लेके दरभंगा तक जो भी फैसला होता है पीएम, सीएम और डीएम के लेवल पर होता है। कोई किसी की मदद नहीं ले रहा है, कोई किसी से राय मशविरा नहीं कर रहा है। तो एक तरफा एक वर्चस्ववादी राजनीति या सत्ता नीति चल रही है देश में। इसको तोड़ना जरूरी है। जब तक ये नहीं टूटेगा आप पत्रकारिता से बहुत उम्मीद नहीं रख सकते हैं। एक दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप पत्रकारिता को सार्थक बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि सत्य और सवाल। आप सच्चाई को लिखिए, सच्चाई दिखाइए और सत्ता से जुड़े तत्वों से अब सवाल कीजिए। हमने सवाल करना बंद कर दिया, हमने सच्चाई का साथ देना कम कर दिया। इससे हमारी विश्वसनीयता घटी है। आप देखेंगे ये जो पूरी स्थिति है बिहार को ही अगर आप सामने रखें तो आप देखेंगे कि कोरोना के संदर्भ में बिहार सरकार की भूमिका कितनी डावाडोल रही पिछले 2 महीने में। इसमें कोई एक समरसता नहीं रही है। कभी आपने ये कहा, कभी आपने ये कहा, कभी ये कहा। तो ये सब जो हो रही है कहीं कोई विचार विमर्श नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सामाजिक नेतृत्व और बड़े लोगों से एक संपर्क करना चाहिए। समाज में जो प्रबुद्ध समाज का जो प्रबुद्ध तबका है उसके साथ एक परंपरा रही है कि सत्ता जो है वह हर हमेशा विचार विमर्श करती रही है। तो संवाद खत्म हो गया है। संवाद रखना जरूरी है और सत्य का साथ देना जरूरी है और सबसे बड़ी बात सवाल पूछने की ताकत को जिंदा रखना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो पत्रकारिता को हम सार्थक दिशा नहीं दे पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुकांत जी, काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े रहे। कि सत्य के साथ और सवाल पूछने की आदत डालनी होगी, जिस आदत को हमने छोड़ डाला। रत्ना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रत्ना जी, आपसे भी सवाल, आप तो दूरदर्शन में रही तो वहां तो सवाल पूछना ही मना था, लेकिन बहुत आप फिर भी आप उस बीच में गुंजाइश निकालती रहती थी। आज के संदर्भ में आज की पत्रकारिता को आप किस तरीके से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगी और सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप स्वस्थ रहिए और बिंदास रहिए। ईश्वर ने आपको आवाज दी है और आप पत्रकार अगर हैं तो कहीं से पत्रकार बनने के लिए आपके अंदर वो जो कहते हैं ना कीड़ा रहे होगे, तभी आप इस क्षेत्र में आए हैं। मैं जब आई थी तो मैं सरकारी मीडिया ही में ज्वाइन की थी और उस समय इलेक्ट्रॉनिक चैनल थे नहीं। अर्ली ये 80s मिड 80s की मैं बात बता रही हूँ और मैं उस समय ऑल इंडिया रेडियो में थी और उस समय प्राइवेट ना सरकारी में दूरदर्शन था और ना कोई और चैनल था। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आप आज योद्धा कह रहे हैं। मैं तो मानती हूँ कि हर व्यक्ति योद्धा है, क्योंकि अगर जब आप किसी भी कार्य में गए हैं तो आपका एक मकसद होता है और मकसद जब आप हासिल करना चाहेंगे तो आपकी टकराहट बहुत सारी चीजों से होंगी। तो उन चीजों को आप कैसे लेते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना, किसी से दब के रहना, या फिर जिस व्यवस्था में आप हैं, पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता की एक धर्म होता है जिसमें है कि आप समाज की बातें करते हैं। आप अपनी बात नहीं करते हैं, आप समाज के लोगों की बात करते हैं और सरकार को आप आईने की तरह। पत्रकार जो होता है एक आईना होता है जो हमेशा उसमें अगर बदसूरत चीज है, अगर आपका चेहरा बहुत खराब है तो आप आईना देखेंगे तो आपका चेहरा वैसे ही दिखाई देगा, और अगर आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है, जिस दिन आप बहुत खुश है, तो आपका आईना वही बताएगा जो जैसा आपके अंदर या आपके बाहर की चीजें हैं। तो पत्रकार जो होता है वो समाज का एक आईना होता है। जब हम लोग भी आए थे तो कहा गया था कि चौथा स्तंभ किसी भी मकान को बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है उसका जो नींव, उसकी नींव जो है उसको मजबूत करने की बात होती है कि नींव अगर मजबूत होगा तो उसके ऊपर जो मकान बनेगा वो बहुत मजबूत होगा। तो हमारा जो काम इधर हो रहा है अच्छा भी हो रहा है, उसकी भी जब आप अच्छा काम करते हैं तो बहुत हम लोग जय जयकार करते हैं। कोई भी सरकार हो, सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन
समाज जो है या देश जो है वो तो वही रहता है ना, व्यक्ति जो है वही रहता है। अब जो समय बदलता जा रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 90s में जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल आया, अखबार जो है, मीडिया हाउस जो अभी आप लोग कहने लगे हैं, मीडिया हाउस जब से बना तो वहां पे शुरू हो गया व्यवसाय। अब व्यवसाय जब कर रहे हैं, पहले भी व्यवसाय करते थे, जैसे कि सुकांत जी ने बताया कि ये तो 25 साल पहले ही शुरू हो गया था कि जब कोई खबर अगर है तो खबर को लिखने के पहले अगर मन में आपके भय हो, कलम में अगर उतनी ताकत नहीं हो, तो फिर पत्रकार आप क्यों कहते हैं अपने आप को? उसी दिन छोड़ दीजिए ना, परचून की दुकान खोल दीजिए, आपकी जिंदगी बहुत आराम से कट जाएगी। पत्रकार कहलाना भी चाहते हैं और समाज में बुद्धिजीवी भी कहलाना चाहते हैं और उसके साथ न्याय नहीं करते हैं। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि आपके पास एक ताकत है, कलम की ताकत है, और मैं तो हमेशा कहती हूँ ईश्वर ने एक आवाज दी है। आपके पास एक और चीज है, वो है बुद्धि। अगर आपके पास आवाज है और बुद्धि, और आपको दिख रहा अगर है कि समाज में जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है, जैसे अभी कोरोना टाइम है, मैं रत्ना जी, हम एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये विश्वजीत जी है, डॉक्टर विश्वजीत जी, हमें भुवनेश्वर से, उड़ीसा से ये जुड़े हैं। इनसे भी हम एक सवाल ले लेते हैं, फिर हम चर्चा जारी रखेंगे कि विश्वजीत जी, उड़ीसा गवर्नमेंट किस तरीके से कोरोना से लड़ रही, क्योंकि चर्चा हो रही है कि उड़ीसा गवर्नमेंट भी के पास एक पूरा अनुभव रहा है जब सुनामी जैसे तूफान आते हैं, बाकी जो समुद्री तूफान आता है उसका लड़ने का डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर उड़ीसा हमेशा से तैयार रहा है। तो ये कोरोना से वो किस तरीके से लड़ रहे हैं, जरा उसके बारे में, अगर उड़ीसा के बारे में आप विस्तृत जानकारी हमें दें कि, क्योंकि देखिए रवीश जी का एक सवाल था कि टीम इंडिया नहीं दिख रही है भारत, अलग अलग राज्यों में बहुत बेहतर काम हो रहा है और उसके समन्वय के साथ अगर चीज़ों को अगर देखा जाता है तो हम बेहतर रिजल्ट दे पाते कोरोना को लेकर। तो उड़ीसा गवर्नमेंट क्या काम कर रही है इसको लेकर, हम चाहेंगे कि क्योंकि उड़ीसा की खबरें भी नहीं आती है, मुख्यमंत्री भी उस तरह से मीडिया फ्रेंडली हमें लगता है कि वो नहीं है कि वो वहाँ की खबरें आए। तो क्या हो रहा है ये जरा हम जानना चाह रहे थे। नमस्कार, मैं दो बात कहना चाहूँगा कि उड़ीसा सरकार जो है उसने काफ़ी अच्छी तरह से ये कोरोना को मैनेज करने की कोशिश की है। पहली बात, आप अगर देखेंगे जो जितने लोग निकले उड़ीसा के अंदर से, जो पहले से आ गए थे, जितने लोग निकले उनका ट्रीटमेंट करने में भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैनेज किया। लेकिन जो बाहर से जो मजदूर लोग आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में, अभी तक उड़ीसा में 362 हो गया है। और गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो है, जो मुख्यमंत्री जी का अपना होम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पहले तो कुछ भी नहीं था, वो ग्रीन जोन में था, लेकिन 5 दिनों में वो सबसे ज़्यादा वहाँ आ गया है। लेकिन उसको मैनेज करने में सरकार ने काफ़ी अपना काम कर रहा है। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ, एक पत्रकार के नाते में जो समझ पा रहा हूँ कि भुवनेश्वर में जैसा माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से प्लानिंग किया जा रहा है, नीचे तक वो पहुँच नहीं रहा है। और इसमें ये जो मैनेज हो पा रहा है वो सिर्फ IAS अफसर्स जो है, एक टीम है, वो मैनेज कर रहे हैं। अगर ये पॉलिटिकल लोगों के हाथ में जाता तो ये खत्म हो जाता। फिर भी अगर कहा जाए बाकी प्रदेशों के हिसाब से अगर देखें तो उड़ीसा में काफ़ी अच्छे से ये लोग मैनेज कर रहे हैं। और जो आ रहे हैं विदेश बाहर से, उड़ीसा के बाहर से, उनको मैनेज करने में, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने में काफ़ी दिल जान लगा के काम कर रहे हैं। अच्छा विश्वजीत जी, जो क्वारंटाइन सेंटर वहाँ पे है, पहले भी सुनामी या बाकी जो समुद्री तूफान आए हैं, इस वजह से उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस है, जरा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से वहाँ पे रखते हैं। क्योंकि बिहार में जो क्वारंटाइन सेंटर वो प्रखंड स्तर तक है, मतलब आपका जो ब्लॉक है उस स्तर पे है, वहाँ पे क्या स्थिति है, किस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर, और वो जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो आपको मुखिया या जो पंचायत समिति सदस्य वगैरह होते हैं, सरपंच होते हैं, या फिर जो स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन लोगों का कुछ समन्वय है या किस तरीके से चीजें वहां पर चलती है? मुझे लगता है संपर्क टूट गया है। रत्ना जी, आपसे भी यही सवाल मेरा है कि बिहार को लेकर, आप लंबे अंतराल तक बिहार में पत्रकार आप रही, अभी जो पत्रकारिता का दौर है
आप तो चर्चा कर ही नहीं थी। हमें कोरोना योद्धा कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें, ताली भी बजी, थाली भी बजी, फूल की बारिश भी हुई, सब कुछ ठीक है, अब चीज़ें चली, लेकिन हम पत्रकारिता कितने कर पा रहे हैं? हमने तमाम बड़े पत्रकार जो अभी आए थे उनसे भी यही सवाल हमने किया, और आपसे भी, आप कि इतने दौर में अचानक ये चीज़ें कैसे बदल गई कि सवाल करना हम भूल गए? बिल्कुल। देखिए, ये तो हमारे मतलब लोकतंत्र में है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं, किसी भी बात को, मुद्दा को आप उठा सकते हैं, बोलने का अधिकार है। और ये एक, मैं तो सरकारी तंत्र में काम की हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि हर सरकार जो है अपने पास मीडिया को रखना चाहती है, खास जो उनका एक मीडिया हाउस होता है उसको रखना चाहती है। ठीक है, वो हाउस उनके दबाव में कहिए जैसा है वो वैसे काम करता है, लेकिन ये जो स्वतंत्र पत्रकारिता है, जहाँ पे उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, वो जो काम कर रही है वो क्या है, वो आज का जो है जी हजूरी में वो छिपा हुआ नहीं है। हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि वहाँ जो सवाल उठाया जाता है वो सवाल खुद वो उठाते हैं और उसका जवाब भी वही उसके अनुसार चाहते हैं देने के लिए। बिहार की स्थिति देखिए, बिहार की और जो अभी हालत है, हमारे जो मजदूर हैं वो अभी जाकर आने की सरकार ये निर्णय ले रहे हैं कि उनको बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। और ये जो है 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ था। आप ये बताइए संतोष जी कि हमारे देश जहाँ पे 80% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं और गांव के लोग जो हैं वो पहली बार लॉकडाउन शब्द सुने। सोशल डिस्टेंसिंग से उनको कोई पता ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग इवन हम लोग को नहीं मालूम था कि सोशल डिस्टेंसिंग शब्द क्या होता है। कोरोना वायरस के बारे में क्या किसी मुखिया को बताया गया था? किसी जनप्रतिनिधि ने जाके वहां पे ये किया था कि कोरोना वायरस क्या होता है? या किसी भी बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस है उसमें कोरोना वायरस को जब वो जनवरी में यहाँ पे इंडिया में आ गया था, उस समय इसको लेके कहीं से भी इस पे बातचीत हो रही थी, लोगों को बताया जा रहा था कि भाई ऐसे ऐसे वायरस आने वाला है, आ गया है और इससे इस तरीके का बचाव। आपको सैनिटाइजेशन शब्द आप सोचिए कि किसी भी व्यक्ति को जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए अभी भी नहीं उनको समझ में आता कि सैनिटाइजेशन है क्या। तो ये हमारी सरकार जो है क्या इस पे काम कर रही थी कि सैनिटाइजेशन क्या? सैनिटाइजेशन तो 24 से मार्च के बाद में शुरू हुआ कि सैनिटाइजेशन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। मास्क वर्ड उनको पता नहीं था कि मास्क, आप शुरू में बोलते कि गमछा लगाइए भाई, आप इस तरीके से कीजिए। और दुर्भाग्य ये है कि जब भी लॉकडाउन आपने कर दिया, इसके पहले आपको सोचना था कि जो मजदूर जो हैं अगर वो घर जाना चाहते हैं अगर हैं, या आप इतने लंबे सबको मालूम है कि लॉकडाउन जो है वो 10 दिन में कोरोना वायरस के लिए बंद नहीं हो रहा है, ये लंबा पीरियड है। हर कंट्री में देखिए लॉकडाउन अपने अपने तरीके से, जो विकसित देश है उनका भी लॉकडाउन जो है वो तैयारी के साथ वो किए हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो रहा लॉकडाउन अचानक हुआ, बंद कर दिया गया। अब बाहर से लोगों को फ्लाइट से लेके आ रहे हैं और हमारे यहाँ के मजदूर जो है उनको अब पैदल छोड़ दिए हैं। सारी सरकारें कहेंगी, ये कोई एक सरकार की बात नहीं, चाहे वह पक्ष हो विपक्ष हो, सारी सरकारें जो है अब जाके जग रही है सिर्फ वोट के लिए, कि उनको वोट चाहिए, इसके लिए वो खड़े हो रहे हैं कि हम बुला लेंगे और हम बुला लेंगे। कहाँ थे 24 मार्च के पहले? ये लोग कहाँ सोए हुए थे? क्यों नहीं उस समय उनका प्लानिंग हुआ? प्लानिंग इसके पहले होनी चाहिए थी ना, कि आप हमारे मजदूर को लेके हर प्रदेश के मजदूर से ये पूछना चाहिए था, या सरकार को आज जो आप डिबेट करा रहे हैं कि अगर आप लोग वापस जाना चाहते हैं 2 महीने 3 महीने के लिए लॉकडाउन होगा और सारी व्यवस्था बंद हो जाएगी, खाना पीना आपके रुक जाएगा, आपके पास पैसे बंद हो जाएंगे। ये मजदूर के ऊपर बैठ के यहाँ पे राजनीति कर, और हर कोई कहता है कि राजनीति हम नहीं कर रहे। अरे भाई सब लोग आप राजनेता है तो राजनीति नहीं करेंगे तो आप कैसे चमकेंगे? आप राजनीति करिएगा तभी तो आप अगली बार आएंगे। जी 1 मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। हम जरा विश्वजीत जी से ये सवाल, उनसे बीच में तकनीकी प्रॉब्लम के कारण बातचीत नहीं हो पाई थी। विश्वजीत जी आपसे भी वही सवाल था, जो क्वारंटाइन सेंटर आपने देखा होगा उड़ीसा को लेकर, हम लोग को एक बिहार में प्रखंड स्तर मतलब ब्लॉक स्तर पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, ब्लॉक के पदाधिकारियों को उसमें लगाया गया है। आपके उड़ीसा को लेकर जो एक अनुभव रहा है, उतना बाढ़ हम लोगों के इलाके में भी आता है, लेकिन इस तरह से सेंटर बनाने का वो इस स्तर पे नहीं है।
इतने बड़े लोग माइग्रेंट होकर नहीं आते हैं जितने इस बार आए हैं, और समय भी निर्धारित। बाढ़ के समय में होता था कि 5-7 दिनों के अंदर पानी निकल गया तो लोग अपने गांव की तरफ चले जाते थे। इस पूरे और उड़ीसा गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर को लेकर उनका क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से इस आपदा से वो निपट रहे हैं? देखिए, उड़ीसा सरकार ने एक काम किया है, पंचायत स्तर पर उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया है। वाह, यही और पंचायत में जितने सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं जी, वहां भी उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया है। किसी पंचायत में 1, किसी पंचायत में 2, ऐसे करके क्वारंटाइन सेंटर शुरू हुआ है। एक बड़ी बात उड़ीसा सरकार ने की है, जो सरपंच हैं हर पंचायत के, सरपंचों को उन्होंने कलेक्टर की जिम्मेदारी दी है, उनको अधिकार दिया है। सरपंच, आज ही एक खबर आया, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में सरपंच को ये महसूस हुआ कि वहां शटडाउन करने की जरूरत है, तो वो शटडाउन उन्होंने करा दिया। तो सरपंच वहां कलेक्टर के अधिकार पाते हुए वो काम कर रहे हैं, और उड़ीसा सरकार ने काफी अच्छे से उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है। मैं मानता हूं जिस तरह से उड़ीसा के बाहर से सारे लोग आ रहे हैं, उसको मैनेज करने में उड़ीसा सरकार सफल हो सकती है। मतलब ये सत्ता का विकेंद्रीकरण जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप सत्ता आखिरी व्यक्ति के हाथों तक पहुंचाइए, कि सरपंच ये तय करता है कि लॉकडाउन हो या नहीं हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आपके क्वारंटाइन सेंटर की सफलता के पीछे यही कारण है कि जन भागीदारी वहां पे है। जी 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 जी, इसमें दो बात मैं कहना चाहता हूं। एक बात यह है कि ये सरपंचों को अधिकार दी गई है, और भुवनेश्वर के स्तर पर, स्टेट के स्तर पर जो IAS ऑफिसर्स की एक टीम है, उन लोगों ने काफी अच्छे से उसको मैनेज कर रहे हैं। ये आप इसका सफलता और एक दिशा में अगर देखेंगे, इसमें पॉलिटिकल लोगों का ज्यादा कोई मतलब इसमें कोई जो योगदान नहीं है। अगर पॉलिटिकल लोग होते तो कुछ गड़बड़ जरूर होता। मैं मानता हूं कि ये जो प्रशासनिक लोग हैं, प्रशासनिक लोगों ने इसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मैं एक दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता इसमें फैलाने की जो कोशिश हुई जी पिछले कुछ दिन पहले, उसको उड़ीसा सरकार ने खुद मुख्यमंत्री जी ने उसको रोकने की काफी कोशिश की, और उन्होंने कह दिया जो इसमें सांप्रदायिकता फैलाने की काम करेगा उसको कठिन से कठिन दंड से दंडित किया जाएगा। इस कारण से भी एक अच्छे से ये मैनेज हो पा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपके उड़ीसा में पत्रकारिता की क्या स्थिति है? बंदिशें और राज्यों की तरह ही है या फिर चीजें कुछ सहूलियत है, आप लिख पढ़ सकते हैं? देखिए, पत्रकारिता तो पूरे देश में बिका हुआ है, अगर सीधा सीधा कहा जाए। कई सारे पत्रकार हैं, अखबार हैं, टीवी चैनल्स हैं, जो सत्ता में सरकार है उसके पास बिके हुए हैं। बहुत कम है जो सच्चाई लिखते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। लेकिन उड़ीसा सरकार ने इसको मैनेज करने की, मैं कह रहा हूं उड़ीसा सरकार के खिलाफ हम कई सारी बात कहते हैं, लेकिन ये जो कोरोना मैनेजमेंट में उड़ीसा सरकार ने सफलता से काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम विश्वजीत जी आपसे इसलिए जुड़े थे कि दूसरे राज्यों का क्या किस तरीके से काम करता है, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी। और हम लोग अब या बिहार की सरकार पर भी ये दबाव बनाएंगे कि आप सरपंच को कलेक्टर का पावर देना, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए विश्वजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रत्ना जी से कुछ सवाल करने चलते चलते। रत्ना जी, आप उस पीढ़ी के पत्रकार हैं जो हम जैसे पत्रकारों को कुछ आशीर्वाद भी दे सकती हैं और सलाह भी दे सकती हैं, और जो नए पीढ़ी के लोग जो पत्रकार बनने आ रहे हैं उनको भी अगर कुछ आप कहना चाहें कि क्या करना चाहिए इस संकट के दौर में। नौकरी भी जा रही है, अब तो सरकार के भरोसे हम लोग थे। एक बिहार में आप बहुत दिनों तक आप रही हैं, तो ये जात भी गवाए, स्वाद भी गवाए, दोनों चीज़ हम लोग खो चुके हैं। मतलब सारा कुछ अब हमारे पास कुछ बचा हुआ नहीं है। तो जरा हम आपसे भी चाहेंगे कि इस पर आप अपनी राय दें कि क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए पत्रकारों को। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जो सैनिक होता है या सेना में जो लोग होते हैं, वो देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है, किसी पार्टी के प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। वो देश की सेवा करने के लिए होते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार आए, वो तत्पर रहते हैं अपनी सेवा देने के लिए। पत्रकार को भी ये हमेशा सोचना चाहिए कि आप देश के, समाज के आप प्रहरी हैं, आप किसी पार्टी के प्रहरी नहीं है।
आप जैसा मतलब देख रहे हैं, और विरोध तो जब तक नहीं होगा किसी भी चीज को, विपक्ष तो हमारा खत्म हो गया, विपक्ष की आवाज एकदम बंद। ये पहली सवाल बार तो हम विपक्ष से ही करते हैं, आप सभी लोग हम लोग उसको तो हम लोग खत्म कर ही दिया जी। और चापलूसी और चाटुकारिता जब तक बंद नहीं होगा, जब ये खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पत्रकार जो है, एक दूसरे पत्रकार को जलील करने की जो एक भावना आ गई है, अरे भाई आप जिंदा रहेंगे तभी आप एक दूसरे से मिल पाएंगे। ये दूसरे को मतभेद हो, आप विचारों से मतभेद करिए, लेकिन यह व्यक्तिगत आक्षेप करना शुरू कर देता है आदमी कि वो है उसका दलाल है, वो उसका दलाल है। भाई आवाज उठा रहे अगर हैं तो कहाँ हम गलत है? अगर उसके आप लग रहा है कि ये गलत चीज आप बोल रहे हैं तो आप उसका प्रमाण दीजिए। लेकिन यहाँ क्या है, जज बन जाते हैं हर कोई जो वहाँ पैनल पे बैठता है। तो आप देखिए ना क्या होता है, टीआरपी के लिए आप इस तरीके से जलील करिएगा, देश की बात उठाने किसी को नहीं दीजिएगा। समाज के वैसे लोगों को आप लोग लाते नहीं हैं जो सही रूप में देश को एक अच्छे उसमें देखो खूबसूरत एक दुनिया देखना चाहते हैं, उसके विषय में वैसे लोगों को आप लोग लाना भी नहीं चाहते हैं कि वैसे लोग आके अपने विचार दे। आप लोग वही गिने चुने लोग जो बैठ के सुबह से लेके माला जप रहे, माला जप रहे, माला जप रहे। अरे भाई माला जप के आप देश को कहाँ ले जाए? किसी ने अभी तक ये कहा है कि यह हमारे जो यूथ है जो उनके लिए क्या मेक इन इंडिया से लेके स्टार्टअप सारा कुछ बना, कहाँ गया वो सारा? कोई एक आदमी बेरोजगारी, 1 महीने में सारी चीजें ध्वस्त हो गई, 1 महीने में हमारी सारी इकोनॉमी। चलिए वक्त काफी कम है और आपसे जो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, आपने बहुत कम शब्दों में वो चीजों को आपने रख दिए हैं कि भाई शिकायत शिकवा होनी चाहिए, मतभेद भी रहना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी बात आपने कही है। और रत्ना जी, हम अब इजाजत चाहेंगे, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन आपसे भी ज्ञानवर्धन हुआ और बिहार की पत्रकारिता को लेकर भी आपने बहुत बड़ी बात कही है। चलिए अब हम इस बड़ी बहस को अब यहीं समाप्त करते हैं। और हमारी कोशिश ये थी कि अगर हम कोरोना योद्धा हैं तो हम समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए और अपने लिए भी जिम्मेवार बने, ये हमारी कोशिश थी। और पत्रकारिता ही सही, अरे सेतु में एक गिलहरी की जो भूमिका थी उतने ही सही मेरी भूमिका हो इस संकट से बाहर निकलने में, या इस संकट में जो फंसे हुए लोग हैं उनको मदद करने में। अगर हम गिलहरी की भूमिका ही निभा लिए तो हम एक बड़ी सेतु के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। चलिए इस बड़ी बहस को अब यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन चलते चलते उन चीज़ों को भी समझिए कि अब हम तमाम भारतीय एक साथ आए। हम भारतीय हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं। जिस तरीके से मेक इन इंडिया का नारा लगा, उसी तरीके से हम तमाम भारतीय एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक दूसरे राज्यों से सीखें कि आखिर क्या कोरोना को लड़ने को लेकर चीजें सामने आ रही, किस तरीके से वो लड़ रहे हैं। और हमारे लिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, हालांकि अजीत अंजुम जी नहीं जुड़ सके तकनीकी कारणों से, उसी तरीके से हम द हिंदू के सब एडिटर से भी बात करना चाहते थे कि केरल का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है, लेकिन उनसे भी हमारी बात नहीं हो सकी तकनीकी कारणों से, और कुमार प्रशांत जी से भी बात नहीं हो सकी। चलिए इस पैनल में इतने तमाम सारे लोग जुटे, अपनी अपनी तरीके से अपनी बात को रखा, कई ऐसी चीजें भी सामने आई जिससे हमें सीख लेने की जरूरत है। चलिए इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं कि फिर किसी नए मुद्दों के साथ आप सबों से मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।